सॉन्ग अपने हेडफोन ठीक करता है और अपने अगले प्रयास का नंबर बुदबुदाता है। उसकी उंगली की पर पड़ती है जो गेम शुरू होने का संकेत है। स्क्रीन पर हलचल मच जाती है जैसे ही दो ताकतें टकराती हैं। उसके विरोधी को अमर राजा के नाम से जाना जाता है जो गेम का अल्टीमेट बॉस है और केवल टॉप 50 खिलाड़ियों को ही उससे लड़ने का मौका मिलता है। सॉन्ग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसे अपने सामने का खतरा महसूस होता है। युद्ध के मैदान में किरणें बरसती हैं क्योंकि बॉस की विशाल रेंज उसे छिपने की कोई जगह नहीं देती। बॉस का चेहरा सख्त हो जाता है। फिर वह एक और विनाशकारी हमला करता है। सॉन्ग खुद को शक्ति के प्रवाह के खिलाफ तैयार करता है। उस झटके से जमीन हिल जाती है और एक ही जानलेवा वार के सबूत के तौर पर धरती पर एक गहरा निशान बन जाता है। सॉन्ग अपनी तलवार संभालता है और याद करता है कि गेम लॉन्च होने के बाद से कोई भी बॉस को हरा नहीं पाया है। युद्ध का मैदान फिर से जीवंत हो उठता है और सॉन्ग को याद आता है कि कैसे सब उसे गेमिंग की दुनिया का अमर अधिपति कहने लगे हैं। वह जहां खड़ा है वहीं से अपना हमला करता है। वह आगे देखता है और उन तथाकथित किंवदंतियों को सिर्फ अफवाह मानकर खारिज कर देता है। 5 साल पहले उसके भाई ने गेम के क्लोजर बीटा के दौरान उसी बॉस को हराया था और उसे इसे पूरा करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा था। लेकिन उस जीत के बाद उसका भाई बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। फिर भी अंदर ही अंदर उसे लगता है कि सच्चाई इसी गेम में छिपी है। इसीलिए वह बार बार लौटता है और बार बार अमर राजा से लड़ता है। चाहे कितने भी प्रयास लगें, उसके हर हमले में वही कसम होती है कि उसे उसे हराना है जिसके पास जवाब है। उसका संकल्प एक जोरदार झटके के साथ गूंजता है। हवा में धुआं भर जाता है और चारों ओर घूमता है। धुंध के बीच से अमर राजा फिर से प्रकट होता है और अपने दूसरे चरण में पहुंच जाता है। समय बीतता है और लड़ाई 5वें घंटे तक खींच जाती है और टकराव जारी रहता है। वह हवा में तेजी से आगे बढ़ता है और बॉस पर हमला करता है। सॉन्ग जोर जोर से हाफ रहा है, थकान से उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह मुश्किल से होश में रह पा रहा है, यह महसूस करते हुए कि वह अब तक सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहा है। बॉस का शरीर लड़खड़ाता है, फिर भी उसके अंदर की हल्की चमक फीकी नहीं पड़ती। बॉस अविश्वास में बुदबुदाता है, एक भी निर्णायक हमला करने में असमर्थ। अमर राजा जोर से हंसता है, सॉन्ग की नश्वर कमजोरी का मजाक उड़ाता है और अपनी श्रेष्ठता की घोषणा करता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह चीखता है, क्रोध और पागलपन से भरा हुआ। अमर राजा आगे बढ़ता है, अपने चमकते हाथों से अपने दुश्मन को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। सॉन्ग उलझन में ऊपर देखता है, हवा में कुछ बदलने से वह जम जाता है। अपने आसपास की अराजकता के बावजूद उसके मन में एक अजीब शांति छा जाती है। वह तुरंत उस एहसास को पहचान लेता है, कुछ ऐसा जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें इस एहसास से तेज हो जाती हैं कि उसे एक मौका मिल गया है। वह रोशनी के भाले की तरह दौड़ता है। वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है, इस बात पर यकीन करते हुए कि यह उसकी सबसे मजबूत तकनीक को आजमाने का पल है। उसका हमला युद्ध के मैदान में फैल जाता है, बॉस को लगातार काटता हुआ। वह जमीन पर उतरता है और अपनी आखिरी वार की चकाचौंध भरी चाप के साथ आगे बढ़ता है। ब्लेड हवा को काटता है और जोर से घूमता है। अमर राजा की परछाई टिमटिमाती है, उसका रूप वार की ताकत से बिखर जाता है। जब रोशनी फीकी पड़ती है तो सॉन्ग बाद में खड़ा होता है, उसकी तलवार नीचे झुकी हुई होती है। जीत स्क्रीन पर चमकती है क्योंकि ग्लोबल चैट अविश्वास और जयकारों से भर जाती है। इसे दुनिया की पहली परफेक्ट जीत बताया जाता है। अपने मॉनिटर के सामने बैठा वह पसीने से तर खाली आंखों से घूर रहा था, यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह सच में जीत गया है। उसे अपने सालों के अकेलेपन की याद आती है, एक तंग कमरे में फंसा हुआ, जबकि दूसरे उसे एक नाकामयाब मानते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी। लेकिन इन सब के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, इस शापित खेल के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। अचानक उसकी स्क्रीन लाल हो जाती है, एक अजीब जलता हुआ प्रतीक दिखाई देता है। विकृत छवि से एक आकृति उभरने लगती है। आकृति साकार होती है और पूछती है कि क्या सॉन्ग सच में उसे ढूंढना चाहता है। सॉन्ग की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह अपने लंबे समय से खोए हुए भाई का चेहरा पहचान लेता है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह स्क्रीन पर चिल्लाता है, यह जानने की मांग करता है कि उसका भाई इतने समय से कहाँ था। उसका भाई मुस्कुराता है और उससे फिर से पूछता है। सॉन्ग को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। उसके भाई की आंखों में एक भयावह रोशनी चमकती है, यह वादा करते हुए कि अमर राजा की परीक्षा में प्रवेश करके उसे सच्चाई मिल जाएगी। सॉन्ग डर से नीचे देखता है क्योंकि उसका शरीर फीका पड़ने लगता है। घबराहट हावी हो जाती है क्योंकि वह जवाब के लिए चिल्लाता है, अपने असली भाई की वापसी की मांग करता है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि वह श्राप देता है, यह घोषणा करते हुए कि अगर यह एक परीक्षा है तो वह इसका सामना डटकर करेगा। खेल उसे पूरी तरह से निगल लेता है, उसके शरीर को स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। अंधेरा छा जाता है और उसकी धीमी आवाज दर्द में गूंजती है क्योंकि वह कहीं अनजान जगह पर होश में आता है। गुफा की हल्की रोशनी में जमीन पर एक बालों वाला हाथ बेजान पड़ा दिख रहा है। सन्नाटा एक हल्की फुफकार से टूटता है जो गुफा की दीवारों में गूंजती है। वह हिलता है, उलझन में कराहता है और गीली दम घोंटने वाली हवा और सड़न की बदबू के साथ जागता है। उसकी नजर अपने ही बालों वाले हाथ पर टिक जाती है। वह सोचता है कि क्या यह किसी बंदर का हाथ है जिसे वह देख रहा है। धीरे धीरे वह अपना हाथ उठाता है, अविश्वास से अपने लंबे पंजों को देखता है। जब वह अपने शरीर से पंख और पूंछ निकलते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है। यह देखकर घबराकर वह अपने नए रूप को देखता है, चमगादड़ जैसे बंदर में बदले जाने पर उसे घिन आती है। उसे अमर राजा की हार, अपने भाई जैसे दिखने वाले रहस्यमय आदमी और अमर राजा के ट्रायल के वादे की यादें आती हैं जिसने उसे स्क्रीन के अंदर खींच लिया था। वह सब कुछ जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह गेम के अंदर आ गया है। गुफा की दीवारों को देखते हुए वह पहचानता है कि यह गेम का एक सीन है, लेकिन जिस कमजोर रूप में वह फंसा है उससे उसे नफरत होती है। ऊपर से एक आवाज उसके विचारों को रोक देती है।
वह अपने आसपास का जायजा लेता है और उसे एहसास होता है कि उसकी जगह उसे छिपे हुए चमगादड़ बंदरों के लिए एक तरह के जाल में चारा बना रही है। शक से उसकी नजरें तेज हो जाती हैं क्योंकि वह सोचता है कि घात का असली निशाना कौन हो सकता है। हवा में अचानक दुश्मनी की भावना फैल जाती है, जिससे उसकी सहज प्रवृत्ति जाग जाती है क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। आगे की अंधेरी सुरंग में हलचल होने लगती है। परछाइयों से एक आकृति निकलती है जो उसे देखकर बुरी तरह मुस्कुराती है और उसके रूप का मजाक उड़ाती है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह एक तेज फुफकार छोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसके सामने वाला दुश्मन सच में खतरनाक है। वह प्राणी मजे से ताना मारता है कि सोंग में उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। परछाइयों से एक और जानवर निकलता है जो भूख और मांस के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज का एक टुकड़ा खाता है और उसे चबाता है। सदमे में देखते हुए सोंग को एहसास होता है कि वह जो देख रहा है वह कितना भयानक है और वह समझ जाता है कि वह जानवर सच में उसे अगला खाना चाहता है। दोनों आकृतियां एक साथ खड़ी होती हैं जबकि सोंग उन्हें घूरता है, उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। गुफा में कहीं और एक और प्राणी उनकी लापरवाही पर बड़बड़ाता है। वह एक पिंजरे पर बैठा है, चेतावनी दे रहा है कि गुफा एक जाल है और दूसरों से जल्दी करने के लिए कह रहा है। सोंग पिंजरे के अंदर देखता है और सुनहरी रोशनी फैलती हुई देखता है क्योंकि सुनहरी मातृदेवी अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए है। यादें ताजा हो जाती हैं और सोंग को याद आता है कि गेम में यह घटना तब शुरू हुई थी जब एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया था जिससे नरसंहार हुआ था। उसे एहसास होता है कि यह वही पल है और अगर दखल नहीं दिया गया तो चमगादड़ जनजाति का उसी तरह नरसंहार होगा जैसा कहानी में हुआ था। वह ऊपर देखता है तो चमगादड़ राक्षसों का झुंड नीचे आता है। वह उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है। उसे एहसास होता है कि वे सीधे खतरे की ओर दौड़ रहे हैं। उसकी चेतावनी अनसुनी रह जाती है क्योंकि झुंड अंधाधुंध गुस्से में घुसपैठियों की ओर बढ़ता है। वह बड़ा राक्षस जोश में हंसता है, अपने हथियार को तेजी से घुमाते हुए आगे बढ़ता है। जब वह हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता है तो उसकी मुस्कान पागलपन से और चौड़ी हो जाती है। सॉन्ग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे पास आते हुए भारी खतरे का एहसास होता है। हमला उसकी ओर आता है और वह मुश्किल से बचता है, जमीन पर गिर जाता है। दांत पीसते हुए वह फिर से हरकत में आता है। इस बात से निराश कि कोई उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसे एहसास होता है कि उस भयानक तलवार का एक भी गलत वार उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। वह राक्षस फिर से वार करता है, उसकी ओर एक और लहर भेजता है। दुश्मन के साथी यह सब देखते हैं। एक राक्षस को इसे खत्म करने के लिए कहता है जबकि दूसरा सॉन्ग की गति पर हैरान होता है। हंसता हुआ राक्षस जल्दी करने से मना कर देता है, इस बात से खुश है कि उसे पहली बार ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिला है जिसके साथ वह खेल सकता है। सॉन्ग दांत पीसता है, इस बात से गुस्सा है कि दुश्मन उसके साथ मनोरंजन के एक एक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। जब एक और हमला आता है तो उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। वह ठीक समय पर एक तरफ कूद जाता है और बड़े हमले से बाल बाल बचता है। उसकी नजर पास रखे एक हथियार पर पड़ती है और वह उसे पकड़ने के लिए पहुंचता है। वह जवाबी हमले के लिए ऊर्जा इकट्ठा करता है। वह हथियार को कसकर पकड़ता है। आत्मविश्वास लौट आता है जैसे ही वह खुद को तैयार करता है। लेकिन उसका आत्मविश्वास तब डगमगा जाता है जब वह राक्षस दहाड़ते हुए उसके पीछे दिखाई देता है। सॉन्ग पलटवार करता है और अपना सबसे शक्तिशाली हमला सीधे पास आते हुए राक्षस पर करता है। वार लगता है और राक्षस की आंखें खाली हो जाती हैं। फिर अचानक उसके होंठ मुस्कान में मुड़ जाते हैं, आंखें अजीब खुशी से चमकती हैं। सॉन्ग अविश्वास में देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। शक्ति की एक नई लहर फूटती है, पहले से ज्यादा भारी और तेज। सॉन्ग खुद को संभालता है और महसूस करता है कि यह गेम जैसा बिल्कुल नहीं है। सॉन्ग युद्ध के मैदान में दूर फेंक दिया जाता है, दुनिया घूम रही होती है क्योंकि उस झटके से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसे बहुत दूर फेंक दिया जाता है जब तक कि वह जोरदार धमाके के साथ एक दीवार से नहीं टकराता। वह हांफता है और महसूस करता है कि वह वार कितना जोरदार था। उसका शरीर हिलने से मना कर देता है और घबराहट होती है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट गई। दूर से एक हथियार की एक और हरकत दिखाई देती है जो रास्ते में एक और हमले का संकेत देती है। वह खुद पर चिल्लाता है कि वह हिले क्योंकि दुश्मन का हमला फिर से उसकी ओर आ रहा है। एक अंधेरे कमरे में एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है और एक आकृति धीरे धीरे जमीन से अपना सिर उठाती है। सॉन्ग डर के मारे जाग जाता है, चीखता है और अपनी गर्दन पकड़ लेता है, यह सोचकर कि उसका सिर चला गया है। वह अविश्वास में अपने चेहरे को छूता है, यह महसूस करते हुए कि उसका सिर अभी भी जुड़ा हुआ है। जब वह वापस बैठता है तो उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक सपना था। वह बीच में चमकते हुए गोले को देखता है जिसकी रोशनी पुरानी मूर्तियों पर पड़ रही है जो उसे देख रही हैं। जब वह छत की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है और वह सोचने लगता है कि क्या यह मरने के बाद की दुनिया है। वह पास में कुछ होड़ वाले लोगों को देखता है और सोचता है कि क्या उन्हें भी उसकी तरह यहाँ लाया गया है। देखते देखते उसके मन में एक ख्याल आता है जिससे उसका ध्यान पक्की बात पर टिक जाता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, वह उन लोगों को गिनता है और उनकी एक जैसी खामोशी को समझने की कोशिश करता है। जब उसे उनमें अपना बड़ा भाई नहीं दिखता तो वह उलझन में पड़ जाता है। उसके मन में शक पैदा होता है। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, पीछे से एक आवाज उसका मजाक उड़ाती है, उसे अनाड़ी कहती है। जैसे ही वह आवाज की तरफ मुड़ता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसे एहसास होता है कि बोलने वाला इंसान नहीं है। एक बात करने वाला चूहा उसे इतनी जल्दी मरने के लिए डांटता है और दर्द से कराहते हुए वह सॉन्ग को फेंक देता है। सॉन्ग मलबे में आधा दबा पड़ा है, दर्द से कराह रहा है और अपने दर्द भरे अंगों को पकड़े हुए है। वह ऊपर घूरता है, जमीन पर लात मारे जाने के बाद अविश्वास में चिल्लाता है। चूहा खुद को इस दुनिया का मालिक घोषित करता है, जैसे ही वह हवा में तैरता है, सॉन्ग को इज्जत दिखाने की चेतावनी देता है।
सॉन्ग खुद को संभालता है और पहचानता है कि यह वही आवाज है जिसने उसके भाई होने का नाटक किया था। सॉन्ग बेचैनी से जवाब मांगता है और पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। चूहा सवाल को नजरअंदाज करता है, इसके बजाय पूछता है कि क्या सॉन्ग को पता भी है कि वह यहाँ क्यों है। उलझन में सॉन्ग पलटकर जवाब देता है, लेकिन चूहा शांति से समझाता है कि केवल अमर राजा बनकर ही वह अपने भाई से मिल सकता है। फिर चूहा मुस्कुराता है, उसे याद दिलाता है कि वह एक बार मरकर पहले ही फेल हो चुका है, जिससे वह इस पद के लिए अयोग्य हो गया है। सॉन्ग जम जाता है, शब्द सुनकर सदमे से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सॉन्ग अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोषी ठहराता है और मानता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने ध्यान खो दिया, जिससे वह गेम और अपने भाई दोनों में फेल हो गया। चूहा उसे चुपचाप देखता है, यह बताते हुए कि उसने दया करके उसे एक और मौका दिया है। चूहा दूर की ओर इशारा करता है, सॉन्ग को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है। सॉन्ग पीछे देखता है, दीवार पर 3 जलती हुई मशालें लगी हुई हैं, हर एक एक जिंदगी का प्रतीक है। चूहा बताता है कि उसकी पिछली मौत के कारण एक लौ पहले ही बुझ चुकी है और जब आखिरी 2 भी बुझ जाएंगी तो कोई वापसी नहीं होगी। लड़के की आंखें एहसास से बड़ी हो जाती हैं, जैसे ही वह बची हुई चीजों को गिनता है और हैरानी से चिल्लाता है कि उसके पास अभी भी 2 मौके बचे हैं। चूहा उसे बीच में ही टोक देता है, सॉन्ग को इतनी आसानी से आराम न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि यह परीक्षा इतनी क्रूर है कि इसमें कुल 3 ही जिंदगी मिलती है। चूहा कहता है कि जब सभी मशालें बुझ जाएंगी तो सॉन्ग की आत्मा पूरी तरह से ले ली जाएगी। सॉन्ग एक पल के लिए चुपचाप बैठ जाता है, पसीना टपक रहा है जैसे ही वह धमकी को समझता है। फिर एक तेज मुस्कान के साथ वह ऐलान करता है कि उसे डर नहीं लगता और उसका एकमात्र मकसद अपने भाई को बचाना है। वह कसम खाता है कि एक बार जब उसका भाई सुरक्षित हो जाएगा तो वह आगे जो भी होगा उससे निपटेगा। चूहा मंजूरी में मुस्कुराता है, उसकी नई हिम्मत देखकर खुश होता है। चूहे के पीछे अचानक रोशनी का एक तेज धमाका होता है जो हवा में एक गेटवे के खुलने का इशारा करता है। चूहा ऐलान करता है कि पुनर्जन्म का पोर्टल खुल गया है और यह उसे उसी गुफा में वापस भेज देगा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। आखिर में चूहे का चेहरा काला और डरावना हो जाता है, क्योंकि वह उसे फिर से नाकाम न होने का हुक्म देता है। रोशनी की एक किरण उसे घेर लेती है, जो बाहर की ओर घूमती है जैसे ही उसके पैरों के नीचे का पोर्टल एक्टिवेट होता है। सुनहरी एनर्जी पुनर्जन्म के पोर्टल में ऊपर की ओर जाती है। फिर सॉन्ग को उसी गुफा में पहुंचा दिया जाता है जहां वह पिछली बार हारा था। सॉन्ग हवा के लिए हांफता है, उसकी आंखें अविश्वास और जीत से चमक रही होती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका पुनरुत्थान असली है। वह आगे अंधेरी सुरंग की ओर देखता है, याद करता है कि कैसे घुसपैठिए उसी रास्ते से भागे थे। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे होते हैं, उसे डर होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे और मदद के साथ वापस आ सकते हैं। हिम्मत उसके चेहरे पर साफ दिखती है, क्योंकि वह तय करता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे कुछ करना होगा। उसका पैर जमीन पर जोर से पड़ता है, उसकी पीठ से पंख निकलते हैं और वह हवा में उड़ जाता है, शिकारियों का फिर से सामना करने की कसम खाता है। वह घुमावदार सुरंगों से गुजरता है, चमगादड़ बंदर की काबिलियत का फायदा उठाने और अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए गुफा में फंसाने की योजना बनाता है। मजबूत जानवर उसकी ओर दौड़ रहे चमगादड़ बंदरों के एक ग्रुप को चीरता हुआ निकल जाता है। चमगादड़ बंदरों के शरीर जमीन पर पड़े होते हैं और वह उनके शरीरों के ऊपर बैठा होता है। वह मुड़ता है और सुनहरी मातृसत्ता से बात करता है, जबकि चमगादड़ बंदरों की जिद का मजाक उड़ाता है। मजबूत जानवर सुनहरी मातृसत्ता को बालों से पकड़कर ऊपर खींचता है, गुस्से से जवाब मांगता है। वह बंद गुफा के दरवाजे पर मुस्कुराता है, उन्हें फंसाने की नाकाम कोशिश का मजाक उड़ाता है। सुनहरी मातृसत्ता चुप रहती है, उसके चेहरे के हाव भाव समझ से बाहर होते हैं। मजबूत जानवर अपनी जीभ से आवाज करता है, जवाब न मिलने से बेचैन हो रहा होता है। वह लंबे जानवर की ओर मुड़ता है, उसे एक छोटे बंदर के साथ खेलने की इजाजत देता है। दूसरे जानवर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है, उसकी आंखें अजीब खुशी से भरी होती हैं। सुनहरी मातृसत्ता तेजी से मुड़ती है। यह समझते हुए कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, वह चेतावनी देते हुए चिल्लाती है, लंबे जानवर से उस गाड़ी से दूर रहने के लिए कहती है जिसमें वह थी। लंबा जानवर मातृसत्ता के बच्चे के पास पहुंचता है, जबकि वह उससे पास न आने के लिए रोती है। वह अंधेरे से बाहर निकलता है, उसकी मुस्कान फैल जाती है और वह बच्चे को पास आने के लिए कहता है। बच्चा मासूमियत से मुस्कुराता है, उसे अपने सामने आने वाले खतरे का पता नहीं होता। लंबा जानवर झपटता है, हमला करने के लिए उसके जबड़े चौड़े खुले होते हैं। सुनहरी मातृशक्ति गुस्से में जमीन पर पैर पटकती है और जानवर को रुकने के लिए चिल्लाती है। अचानक सुरंगों से तेज हवा चलने लगती है। सॉन्ग आता है और तेजी से गुफा में आगे बढ़ता है और जानवर के कामों को रोकता है। लंबा जानवर हैरानी से अपना सिर ऊपर उठाता है। वह दर्द से चिल्लाता है, अपना चेहरा पकड़ लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका मुंह फट गया है। जानवर लड़खड़ाकर पीछे हटता है, जबकि दूसरा पूछता है कि सॉन्ग अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है। सॉन्ग छोटे सुनहरे मातृशक्ति के पास बैठ जाता है, जबकि मोटा जानवर एक ऐसे राक्षस को याद करता है जिसका सामना उसने एक बार किया था, जो मरने से इनकार कर रहा था। मोटे जानवर का लहजा उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह तय करता है कि कारण मायने नहीं रखता। इस बार और जोर से लड़ने की तैयारी करते हुए वह सॉन्ग को आवाज देता है, उसे पास आने के लिए उकसाता है। सॉन्ग सीधे जानवर के हथियार की ओर बढ़ता हुआ लगता है। वह जानवर के वार से बचने के लिए तेजी से नीचे झुकता है, यह देखते हुए कि चमगादड़ बंदर की खासियत तेजी है। सॉन्ग ने यह भी बताया कि एक सफेद चमगादड़ बंदर की गति सामान्य से कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए उनका इस्तेमाल चारे के तौर पर किया जाता है। सॉन्ग सोचता है कि अगर वह अपने शरीर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो वह जानवर पर जीत हासिल कर सकता है। मोटा जानवर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके कंधों पर पंजे के निशान पड़ जाते हैं। सॉन्ग अपनी आंखें छोटी करता है, यह देखते हुए कि उसके दुश्मन का शरीर कितना मजबूत है। मोटा जानवर जोर से हंसता है, इस कोशिश का मजाक उड़ाता है और ताकत में अपने बड़े अंतर की ओर इशारा करता है। जानवर जोर से मुस्कुराता है, लंबी लड़ाई के विचार से उत्साहित होकर और संघर्ष का आनंद लेने के लिए तैयार। सॉन्ग की नजरें तेज हो जाती हैं, उसका ध्यान उकसावे के बीच भी अड़िग रहता है। सॉन्ग घोषणा करता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को वह सारा रोमांच देगा जो वह चाहता है, हवा में घूमते हुए हमले करता है।
जानवर स्थिर खड़ा है, हथियार अभी भी हाथ में है। जैसे जैसे उसका शरीर टुकड़ों में कटता जाता है, वह हमलों के बाद एक कराह निकालता है। जानवर अपना ब्लेड ऊपर उठाता है, जवाबी हमले के लिए अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करता है। जैसे ही जानवर का हथियार जमीन पर गिरता है, सॉन्ग तेजी से पीछे कूद जाता है। हमले से बचने के लिए कूदने के बाद सॉन्ग पीछे की ओर खिसकता है। सॉन्ग शांति से देखता है, अपने प्रतिद्वंद्वी के अनाड़ी वार और धीमी गति का विश्लेषण करता है। वह इसकी तुलना उस आखिरी बॉस से करता है जिसका सामना उसने एक बार किया था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि जानवर सिर्फ एक क्रूर जानवर है। जानवर थका हुआ लगता है क्योंकि वह शिकायत करता है कि उनकी लड़ाई उसे गुस्सा दिला रही है। वह दहाड़ता है, उसके साथ खिलवाड़ किए जाने पर गुस्सा होता है और एक असली लड़ाई की मांग करता है। चुनौती स्वीकार करते ही सॉन्ग की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। सॉन्ग तेजी से आगे बढ़ता है और जानवर को वार करके घेर लेता है, वार करते हुए जानवर को निहत्था कर देता है। बिना हथियार के जानवर को अपने हाथों से हमलों को रोकना पड़ता है। जानवर लगातार पड़ रहे वारों के दर्द से कराहते हुए अपने दांत पीसता है। सॉन्ग हमला करता रहता है, जिससे जानवर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही आखिरी वार होता है, जानवर दर्द से चिल्लाता है क्योंकि वह अब हमले को रोक नहीं पाता। मोटा ताजा जानवर घुटनों के बल गिर जाता है, कराहता है और सॉन्ग की परछाई उसके पीछे दिखाई देती है। हारने के बाद जानवर का शरीर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। बाकी बचे दो जानवर यह सब देखते हैं। लंबा वाला उलझन में है, जबकि मादा जानवर मोटे जानवर की हार का मजाक उड़ाती है। मोटा जानवर मुंह के बल पड़ा है, अपने साथियों से मजाक बंद करने और मदद करने के लिए कहता है। मादा जानवर अपनी पीठ पर हथियार रखकर घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने साथी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वह अचानक घूमती है और अपना हथियार सॉन्ग की ओर फेंकती है, जो तेजी से घूम रहा होता है। सॉन्ग हथियार को अपने पास से गुजरते हुए देखता है। मोटे जानवर की आंखें हैरानी और चिंता से चौड़ी हो जाती हैं। हथियार उसके चेहरे पर लगता है और उसे तुरंत कुचल देता है। हथियार दूर जा गिरता है और मादा जानवर जोर से हंसने लगती है, अपने कथित साथी पर हमला करने के लिए मजाक उड़ाते हुए माफी मांगती है। फिर वह अपना लहजा बदलती है, अब जब उनका नेता गिर गया है तो शांति का प्रस्ताव रखती है और सुनहरी मातृदेवी को वापस करने की पेशकश करती है। सॉन्ग जानवर की बातें सुनता है और शांति से सहमत हो जाता है, उसे लड़ाई जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता। वह आगे बढ़ता है और एक छोटी सी मदद मांगता है। वह अपने पुराने गेमिंग के दिनों को याद करता है, बड़ी तलवारों के साथ अपने आराम और बॉस को काटने के साधारण रोमांच को याद करता है। उसका हाथ तलवार को मजबूती से पकड़ता है और वह अपने दो विरोधियों को आवाज देता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और उनसे थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है जब वह घोषणा करता है, यह मैच सिर्फ मौत पर ही खत्म होगा। दोनों जानवर प्रतिक्रिया करते हैं, चिल्लाते हैं और उसकी ओर झपटते हैं। लंबा जानवर एक भयानक दहाड़ के साथ सिर के बल हमला करता है, उसके दांत चौड़े खुले होते हैं। सॉन्ग हमले का सामना करता है, उसकी तलवार नजर से भी तेज चमकती है। एक ही बार हवा को चीरता हुआ जाता है और सीधे लंबे जानवर की छाती पर लगता है। इस बार से युद्ध के मैदान में झटके लगते हैं। मादा जानवर घुटनों के बल बैठ जाती है और एक बार फिर अपना हथियार फेंकने की तैयारी करती है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है जब उसके साथी का शरीर एक ही बार से गिर जाता है। वह एक पल के लिए जम जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई तेजी से पास आ रहा है। उसके सामने एक तेज रोशनी चमकती है, जिसे वह अपने हथियार के वार से रोक देता है। वह गुस्से में चिल्लाता है और पीछे हटता है, धमाके से मलबा चारों ओर बिखर जाता है। वह धुएं में से आगे बढ़ता है और सॉन्ग को अभी भी उस पर हमला करने की कोशिश करने के लिए कोसता है। धूल बैठ जाती है जब वह देखती है कि उसका हथियार अपने निशाने पर नहीं लगा। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपनी बेइज्जती दोहराते हुए अपना हथियार जमीन पर पटक देती है। चाकू दीवार पर लगता है और औरत को देर से एहसास होता है कि यह एक जाल था। वह धुंध में देखती है, यह पहचानते हुए कि सॉन्ग ने धुएं में गायब होने से पहले ध्यान भटकाने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया था। सॉन्ग उसके पीछे अपने पंख तैयार करके आता है ताकि जानवर की गर्दन काट सके। औरत जानवर के डर को छिपाने की कोशिश करती है। वह समझौता करने की कोशिश करती है। सॉन्ग तुरंत ऑफर ठुकरा देता है और लड़ाई खत्म करने की तैयारी करता है। वह तेजी से जानवर को काट देता है, यह कहते हुए कि वह हमेशा यहीं रहेगा। सॉन्ग चला जाता है और तीनों जानवरों के शरीर जमीन पर हारे हुए पड़े रहते हैं। सॉन्ग बिना हिले डुले खड़ा है, उसकी नजरें स्थिर हैं। दुनिया का चूहे जैसा मालिक ऊपर से नीचे आता है, सॉन्ग की तेज सफलता की तारीफ करते हुए। मालिक गिरे हुए दुश्मनों को तारीफ से देखता है, सॉन्ग की बेरहम सटीकता पर टिप्पणी करता है। वह यह नतीजा निकालता है कि सॉन्ग जैसे किसी ने पहले भी मारा होगा, उसका शांत स्वभाव एक आम फाइटर से कहीं ज्यादा है। सॉन्ग गिरे हुए शरीरों को देखता है, यह सवाल करते हुए कि क्या उसने सच में उन्हें गेम के नियमों के तहत मारा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वह इसका इल्जाम उस चूहे पर डाल देता है जिसने यह दुनिया बनाई थी। चूहे की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे सॉन्ग में कुछ अलग महसूस होता है, उसके व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव। सॉन्ग की तीखी आंखें मजाक में मालिक की आंखों से मिलती हैं। खतरा पास आते ही चूहे की पुतलियां डर से सिकुड़ जाती हैं। एक पागलपन भरे हाव भाव और जबरदस्त तेजी के साथ सॉन्ग आगे बढ़ता है, चूहे को हराने का अपना इरादा चिल्लाते हुए। मालिक की आंखें सिकुड़ जाती हैं जब एक ब्लेड उसके शरीर में घुस जाता है। सॉन्ग का हमला साफ साफ आर पार हो जाता है। जोर से हंसते हुए सॉन्ग आसमान का मजाक उड़ाता है, अपनी जीत और गिरे हुए दूध की शेखी बधारता है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है जब वह अनदेखे अमर राजा को ताना मारता है, उसे सीधे सामना करने की चुनौती देता है। चूहे की आवाज फिर से गूंजती है, उसका लहजा और ठंडा हो जाता है जब वह सॉन्ग को एक अज्ञानी इंसान कहता है। वह अपनी असली प्रकृति बताता है, यह कहते हुए कि वह न तो किसी राजा की सेवा करता है और न ही किसी निचले पद की। जमीन से लाल रंग की लताएं निकलती हैं, जो सॉन्ग के चारों ओर लिपट जाती हैं जब मालिक अपनी शक्ति का आह्वान करता है। लाल चीज एक राक्षसी हाथ में बदल जाती है, यह दावा करते हुए कि यह हमला सिर्फ एक हल्का सा इशारा था। विशाल पंजे वाला हाथ नीचे आता है और सॉन्ग पर छाया डालता है।
सॉन्ग का चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि वह विनाशकारी असर के लिए खुद को तैयार करता है। विशाल लाल जंगल धरती पर गिरता है। मास्टर तबाही के ऊपर मंडराता है, अपने हमले पर इतराते हुए कमेंट करता है और साथ ही सॉन्ग के हौसले की तारीफ भी करता है। मलबे के नीचे दबा हुआ सॉन्ग अपने दांत पीसता है, अपनी हार पर गुस्से से उबल रहा होता है। वह ऊपर देखता है, बदला लेने की कसम खाता है और कसम खाता है कि एक दिन वह इस हमले का बदला जरूर लेगा। सुनहरी मातृदेवी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाई देती है, शांत जिज्ञासा से देख रही है। आधी बेहोशी की हालत में सॉन्ग कड़वाहट से बड़बड़ाता है, जोर देकर कहता है कि जिसे उसने बचाया है उसे एहसानमंद होना चाहिए। मास्टर घबरा जाता है और अमर राजा के गुस्से से बचने के लिए जल्दी से सॉन्ग को अगले स्टेज पर भेजने का फैसला करता है। अचानक एक भयानक मुंह चौड़ा खुलता है। राक्षस सॉन्ग के कैरेक्टर को निगल जाता है और वह निराशा में चीखता है, गेम में अपनी बार बार की नाकामियों पर पछताता है। अपना कंट्रोलर पटकते हुए वह शिकायत करता है कि उसने एक भी जंगली कुत्ते को हराए बिना दर्जनों बार हार गया। थका हुआ वह अपने बड़े भाई से मदद मांगता है, यह मानते हुए कि गेम नामुमकिन लगता है। उसका भाई शांत और आराम से उसे याद दिलाता है कि गेम के लिए सब्र और रणनीति की जरूरत होती है, न कि लापरवाह हमलों की। बड़ा भाई आत्मविश्वास से एक उंगली उठाता है, यह दावा करते हुए कि उसे जीत का एक सच्चा राज पता है। सॉन्ग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं, वह उत्सुकता से उसे सुनने की भीख मांगता है। शरारती मुस्कान के साथ बड़ा भाई बताता है कि जीतने का एकमात्र तरीका प्रैक्टिस है। अचानक अंधेरे में आवाजें गूंजती हैं, किसी शिंग नाम के व्यक्ति को पुकार रही हैं। एक जोरदार आवाज वाला आदमी बार बार नाम चिल्लाता है और सॉन्ग सोचता है कि शिंग कौन है। वह दर्द से कराहता है जब एक हाथ उसके कंधे को दर्द से पकड़ता है और जोर देता है कि उसका नाम सॉन्ग है, शिंग नहीं। वह ऊपर देखता है और अपने चारों ओर आदिवासी योद्धाओं की भीड़ देखता है। जब वह घबराकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखों में सच्चाई सामने आती है। वह घबरा जाता है, यह सोचकर कि शिकारी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ वह हमला करता है, यह ऐलान करते हुए कि वह बिना लड़े नहीं मरेगा। उसके सामने वाला आदमी कुछ करने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी गुस्से से चिल्लाता है, उस नौजवान पर अपना दिमाग खोने का आरोप लगाता है और टीम के प्रति उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है। सॉन्ग अपना सिर झुकाता है, यह जानकर हैरान है कि वह भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। वह अविश्वास से अपने हाथों को देखता है। यह पता चलता है कि उसका शरीर फिर से इंसान का हो गया है। चारों ओर देखते हुए वह जगह को पहचानता है और उसे याद आने लगता है कि वह कहाँ है। वह उस इलाके को ब्रोकन क्लिफ वैली के रूप में पहचानता है, जो शिकारियों का घर है। आसमान की ओर देखते हुए वह अपने शक की पुष्टि करता है कि वह सच में फिर से दूसरी दुनिया में आ गया है। कैप्टन उसे पहली गश्त पर दिन में सपने देखने के लिए बुरी तरह डांटता है और वापस लौटने पर सजा देने की धमकी देता है। वह सॉन्ग को एक हथियार लौटाता है। एक और गार्ड उसे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और चेतावनी देता है कि वह कैप्टन को फिर से नाराज न करे। साफ आसमान के नीचे हवा में एक लाल झंडा फहरा रहा है। एक स्काउट पहाड़ की चोटी से सिग्नल झंडा लहराता है, दूसरों को आने वाले खतरे के बारे में अलर्ट करता है। शिकारियों में से एक को हलचल दिखाई देती है और वह तुरंत कैप्टन को आगे के सिग्नल के बारे में बताता है। चेतावनी को पहचानते ही अधीनस्थ घबरा जाता है, चिल्लाता है कि भेड़ियों का कबीला हमला कर रहा है। कैप्टन शांत रहता है, सभी टीमों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। सॉन्ग क्षितिज की ओर देखता है, भेड़ियों का जिक्र सुनकर उलझन में बड़बड़ाता है। दूर से धूल का गुबार उठता है, जैसे ही जोरदार भगदड़ करीब आती है, जो भेड़ियों के आने का संकेत है। भयानक मछली भेड़ियों का एक झुंड घाटी से गुजरता है, उनके पंख हवा को काट रहे हैं। कैप्टन अपनी आंखें सिकोड़ता है, केवल 3 जानवरों को करीब आते हुए गिनता है। वह तुरंत दस्ते को इकट्ठा करता है, उन्हें आदेश देता है कि जानवर करीब आने से पहले हमला करें। आसमान में बड़े बड़े तीर छोड़े जाते हैं। तीर आगे बढ़ते भेड़ियों पर बरसते हैं। एक भेड़िया आगे बढ़ता है, उसके जबड़े खुलते हैं जैसे ही कैप्टन प्रभाव को झेलने के लिए तैयार होता है। जानवर का मुंह चौड़ा खुलता है, लेकिन सामने चमकती तलवारें मिलती हैं। कैप्टन की आंखें ध्यान से तेज हो जाती हैं। भेड़िया लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है। एक और सैनिक को एक तरफ धकेल दिया जाता है क्योंकि जानवर रैंकों के बीच से गुजरता है, जिससे गठन में अराजकता फैल जाती है। जैसे ही जानवर बैलिस्टा यूनिट की ओर मुड़ता है, घबराहट फैल जाती है। कैप्टन सॉन्ग को चिल्लाता है कि वह भागने से पहले उसे रोके। सॉन्ग अपना भाला स्थिर करता है, जैसे ही हमलावर भेड़िया उसकी ओर बढ़ता है। वह सांस छोड़ता है और ताकत के बारे में अपने ही शब्दों को याद करता है, यह महसूस करते हुए कि अकेले प्रयास कौशल के बिना पर्याप्त नहीं है। सटीक निशाने के साथ वह नीचे गोता लगाता है, अपने हथियार को भेड़िए के खुले कमजोर बिंदु में घुसाता है। वह अपनी सारी ताकत एक ही नीचे की ओर वार में लगाता है और उसका भाला सीधे भेड़िए की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। सैनिक अविश्वास में देखते हैं, चिल्लाते हैं कि सॉन्ग ने एक ही वार में जानवर की धमनी पर कैसे वार किया। धूल युद्ध के मैदान में छा जाती है क्योंकि वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या राक्षस गिर गया है। उनकी राहत घबराहट में बदल जाती है क्योंकि भेड़िया अचानक आगे बढ़ता है। अभी भी जिंदा और गुस्से में सॉन्ग उसकी पीठ से चिपका हुआ था और उसे एहसास हुआ कि जीव के बड़े साइज की वजह से उसका भाला उसके सामने लगभग बेकार है। हताश होकर उसने अपनी पकड़ मजबूत की और एक बार फिर भाले को जानवर के सिर पर दे मारा। वार लगा लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाया, जिससे वह निराश हो गया क्योंकि उसका हथियार बीच में ही अटक गया। भेड़िया जोर से छटपटाने लगा और दूसरे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। ऊपर से एक आकृति नीचे उतरती हुई दिखाई दी। अचानक एक काला बवंडर भेड़िए की ओर तेजी से बढ़ा। कैप्टन आगे बढ़ा और बिजली की तेजी से जानवर को काट डाला। उसके उतरते ही धूल उड़ने लगी। विशाल जीव उसके वार की ताकत से गिर गया। सैनिक हैरान होकर चुपचाप देखते रहे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। उनका विस्मय उत्साह में बदल गया और वे अपने कैप्टन के अविश्वसनीय कारनामे के लिए जयकार करने लगे।
सॉन्ग कराहता हुआ जमीन से खुद को ऊपर उठाते हुए सांस लेने लगा। वह अविश्वास से देखता रहा, यह समझते हुए कि कैप्टन ने एक ही बार में राक्षस का सिर काट दिया था। दूसरे लोग उसकी जांच करने के लिए दौड़े, लेकिन सॉन्ग ने उन्हें टाल दिया, यह कहते हुए कि वह ठीक है। कैप्टन ने उससे सख्ती से बात की, उसे लापरवाही से खतरे में कूदने के लिए डांटा। उसने सॉन्ग को सलाह दी कि वह भविष्य की लड़ाइयों में अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे और अपने साथियों पर भरोसा करे। कैप्टन ने दस्ते का ध्यान खींचा, अपनी आवाज ऊंची की क्योंकि वे आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हो रहे थे। कैप्टन ने यूनिट में सॉन्ग की आधिकारिक जगह की घोषणा की और सभी को चेतावनी दी कि उससे पंगा न लें। समूह ने एक साथ जवाब दिया, नए सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उसका साथी हंसा, पहले ही दिन कैप्टन का पसंदीदा बनने के लिए उसे चिढ़ाया। कैप्टन ने आधी टीम को सतर्क रहने का आदेश दिया, जबकि बाकी लोग युद्ध के मैदान को साफ करने लगे। आदमी आगे बढ़ने लगते हैं। सॉन्ग लाश को देखता है और खुद को याद दिलाता है कि अमर राजाओं की इस धरती पर सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहते हैं। जैसे ही आसमान नारंगी रंग का होता है, वह कसम खाता है कि वह जल्दी से हालात के हिसाब से ढल जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। खाई के ऊपर यूनिट मारे गए जीवों के बचे हुए हिस्से इकट्ठा करना शुरू कर देती है। सॉन्ग को इस घाटी में लड़ी गई सभी लड़ाइयां याद आती हैं। आग की लपटें जानवरों और शिकारियों के बीच जानलेवा लड़ाई की यादों को घेर लेती हैं। उसकी नजरें सख्त हो जाती हैं, क्योंकि एक जानी पहचानी बेचैनी उसे घेर लेती है। उसे डर है कि यह नया मिशन उसे किसी और जाल में फंसा सकता है। यूनिट सूरज डूबने पर बेस पर लौटती है और अपनी जीत का ऐलान करती है। जैसे ही गेट धीरे धीरे खुलते हैं, सॉन्ग आगे देखता है और बस्ती का नजारा देखता है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ कैप्टन झड़प का नतीजा बताता है और टीम की सुरक्षित लौटने के लिए तारीफ करता है। गांव वाले जोश में इकट्ठा होते हैं, मरे हुए जानवरों को देखकर हैरान होते हैं और सैनिकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सॉन्ग इस जिंदादिल माहौल को देखता है। उसे हैरानी होती है कि उसकी यादों के मुकाबले यह दुनिया कितनी जिंदादिल लगती है। उसकी नजरें हटती हैं जब वह कैप्टन को अपनी पत्नी से प्यार से मिलते हुए देखता है। एक छोटी लड़की अपने पिता की बाहों में दौड़ पड़ती है। उन्हें देखकर सॉन्ग को एक हल्का दर्द महसूस होता है, यह जानते हुए कि अगर हालात गेम के हिसाब से हुए तो उनकी शांति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। उसके बगल में उसका जवान साथी अपने कैप्टन की तरह एक प्यारा परिवार होने के सपने जोर से देखता है। सॉन्ग हल्के से सिर हिलाता है और खुद से मानता है कि एक पूरा और खुशहाल परिवार ही वह जिंदगी है जिसकी उसे भी चाहत है। सॉन्ग बीच में ही सोच में जम जाता है जब उसका साथी अचानक उसे कुछ चौंकाने वाली बात याद दिलाता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं जब वह हकलाते हुए कहता है कि उसकी एक पत्नी है। इस बात से वह हैरान और परेशान है। उसका साथी उसे घूरता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सॉन्ग के सिर पर लड़ाई में जोर से चोट लगी है या यह बस उसकी अजीब हरकतों में से एक है। तीनों आदमी एक छोटी गोल झोपड़ी के सामने रुकते हैं जब उसका साथी बताता है कि वे पहुंच गए हैं। वे उसे बताते हैं कि यह उसका घर है और फिर लापरवाही से जाने लगते हैं। जब वे चले जाते हैं तो वह घबरा जाता है और उनसे रुकने की मिन्नतें करता है, लेकिन वे उसकी बातों को मजाक उड़ाते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। अकेला और घबराया हुआ वह खुद से मानता है कि उसके अंदर अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। वह मन ही मन मानता है कि वह लड़कियों से बात करने में बहुत बुरा है और शायद ही कभी औरतों से बात करता है। अब अचानक पत्नी होने का ख्याल उसे परेशान कर देता है और बिस्तर शेयर करने के नतीजों के बारे में सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वह डर के मारे जम जाता है, यह सोचकर कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है और एक औरत बाहर आती है, जिससे उसके बेचैन विचार टूट जाते हैं। उसकी शांत आवाज उसके डर को चीरती हुई पूछती है कि वह वहां क्यों खड़ा है। सॉन्ग हकलाता है और घबराकर अपना सिर खुजलाता है। औरत उसे ठीक से उसकी तरफ देखने का आदेश देती है, जिससे वह शर्मा जाता है और बात मानने की कोशिश करता है। जैसे ही वह मुड़ता है, उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वह उसकी सुंदरता से पूरी तरह मोहित होकर औं में जम जाता है। वह शांति से उसे अंदर आने के लिए कहती है। घर के अंदर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है और उनकी परछाइयां दीवार पर हिल रही हैं। जब वह घबराकर पूछता है कि क्या हो रहा है, डर बढ़ जाता है जब चमकते हुए हाथ उसकी ओर बढ़ते हैं, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसके विचार घूमने लगते हैं जैसे ही उसके हाथ धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है और वह हैरानी से चिल्लाता है। तनाव तब खत्म हो जाता है जब एक बूढ़ी औरत, उसकी दादी, खुशी खुशी उसके शरीर की तारीफ करती है। उसकी पत्नी गर्मजोशी से मुस्कुराती है, यह जानकर कि वह सुरक्षित है, और उसे खाने के लिए बुलाती है। बेटा अजीब तरह से सोचता है, यह महसूस करते हुए कि बूढ़ी औरत शायद छुकर उसकी चोटों की जांच कर रही थी, और मानता है कि उसे इस तरह की नजदीकी महसूस किए हुए बहुत समय हो गया है। छोटी सी झोपड़ी से अचानक एक जोरदार चीख गूंजती है। अंदर उसकी पत्नी गर्व से उसके गार्ड के रूप में पहले दिन के जश्न में तैयार किया गया खाना पेश करती है, जिससे वह मेज पर भुने हुए सुअर को देखकर हैरान और बहुत खुश हो जाता है। चॉपस्टिक हाथ में लिए और चौड़ी मुस्कान के साथ वह खाने पर टूट पड़ता है, जी भरकर खाने के लिए तैयार। वह धीरे से अपना गला साफ करती है, उसे अपने तौर तरीके ठीक रखने की याद दिलाती है। थोड़ा शर्मिंदा होकर वह धीरे हो जाता है, बड़बड़ाता है कि वह थोड़ी ज्यादा सख्त है। उसकी पत्नी अपनी दादी की ओर मुड़ती है और प्यार से उन्हें खाना खिलाती है। खिड़की से गर्म रोशनी आती है जब तीनों एक साथ शांति से रात का खाना खाते हैं। आसमान के नीचे सॉन्ग के मन में यादें ताजा हो जाती हैं जब उसे अपने परिवार के खाने की याद आती है। उसे याद आता है कि उसके भाई के गायब होने के बाद सब कुछ कैसे बदल गया। उसके पीछे सिर्फ चिल्लाना और नाराजगी रह गई। इस सब के बोझ ने परिवार को तोड़ दिया। कचरे और खाली डिब्बों से घिरा वह सोचता है कि उसने आखिरी बार कब बैठकर आराम से खाना खाया था। वापस वर्तमान में खाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। निराशा हावी हो जाती है जब वह मेज पर जोर से हाथ मारता है, गुस्से में अपनी चॉपस्टिक तोड़ देता है।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह रात में बाहर निकल जाता है, घर की गर्म रोशनी को पीछे छोड़कर। अंदर दादी हैरान होकर सोचती हैं कि उनका पोता इतनी अचानक क्यों चला गया। पत्नी हल्की सी मुस्कुराती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ठंडी रात में वह पथरीले रास्तों पर दौड़ता है, फोकस खोने के लिए खुद को कोसता है। वह सांस लेने के लिए रुकता है, गांव में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और सोचता है कि वह कितना फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, उसे एहसास होता है कि बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते शहर की रखवाली करने वाले बड़े किलेबंद गेट हैं। आखिरकार उसे सामने एक विशाल लकड़ी का गेट दिखाई देता है। वह उसकी ऊंची ऊंचाई को देखता है, उसे एहसास होता है कि यह उसकी याद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। वह सोचता है कि दीवारों के पार उसका क्या इंतजार कर रहा है और उसे आगे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। निराशा उसे ताकत देती है और वह ऊंचे गेट पर चढ़ना शुरू कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भागने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अचानक अंधेरे से एक आवाज आती है जो उसे अपनी लापरवाह योजना पर फिर से सोचने की चेतावनी देती है। एक आदमी आराम से एक चट्टान के ऊपर बैठा है, पहाड़ों के पीछे छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए मजाक उड़ा रहा है। सॉन्ग ऊपर घूरता है, यह जानने की मांग करता है कि यह अजनबी कौन है और वह यहाँ क्या कर रहा है। रहस्यमयी आकृति शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराती है, सवाल से खुश होने का नाटक करती है। बिना किसी चेतावनी के वह अपनी जगह से नीचे कूदता है। वह जमीन पर मजबूती से उतरता है और लड़के का नाम पूछने की हिम्मत करने पर उसका मजाक उड़ाता है। एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ वह बताता है कि वह शुरू से ही उसका इंतजार कर रहा था, उसे एक खिलाड़ी कहता है। अजनबी के चारों ओर नीली लपटें जल उठती हैं। सॉन्ग अविश्वास से देखता है, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसका विरोधी किसी तरह का कल्टीवेटर है या नहीं। यह महसूस करते हुए कि वह उससे कमजोर है, वह गेट की ओर दौड़ता है। भागने की बेताबी में वह आदमी एक पल में उसके बगल में दिखाई देता है। उसे इतनी जल्दी भागने की कोशिश करते देख वह खुश होता है। सॉन्ग अपना हाथ उठाता है, जवाबी हमले के लिए ऊर्जा इकट्ठा करता है। हथेली का वार लगने पर अजनबी मुस्कुराता है, उस कोशिश से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मजाकिया अंदाज में वह लड़ाई के बीच में सॉन्ग की तकनीक को ठीक करता है। फिर वह एक असली वार का अपना तरीका दिखाता है, सॉन्ग को जमीन पर पटक देता है। सॉन्ग का शरीर हवा में उछलता है और रात में उस वार की गूंज सुनाई देती है। हैरान और जमीन पर पड़ा हुआ सॉन्ग अविश्वास में है, उस आदमी के वार के बारे में खुले झूठ पर सवाल उठाता है। वह आदमी नकली चिंता दिखाते हुए अपना सिर खुजलाता है, बहुत जोर से मारने की चिंता करने का नाटक करता है। जब सॉन्ग जमीन पर कराह रहा होता है तो वह निहत्थे करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराता है, अपना परिचय गांव के मुखिया के रूप में देता है और दावा करता है कि वह उसके जैसे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करता है। लड़के की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति ने उसे अभी अभी जमीन पर पटका है वह खुद मुखिया है। चांदनी रात में दोनों एक चट्टान के ऊपर बैठे थे, तभी सॉन्ग शिकायत करता है कि उसे लगा था कि वह आदमी कोई दूसरा खिलाड़ी है। सरदार बताता है कि उसने उसे उस दिन पहले मछली भेड़ियों के साथ उसकी लड़ाई के बारे में सुनकर पहचाना था। सॉन्ग मानता है कि उसे एक अलग सरदार याद है, उसे एक बूढ़ा आदमी याद आता है जिसकी मूंछें कैटफिश जैसी थीं। सरदार शांति से समझाता है कि जिस गेम की दुनिया को वह जानता था वह इससे अलग है, क्योंकि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। लड़का ध्यान से सुनता है, उसे यह सुनकर हैरानी होती है कि उसकी पिछली याद के बाद से कितना समय बीत गया है। सरदार को अचानक याद आता है, वह बताता है कि जिस आदमी के बारे में वह बता रहा है वह 100 साल से भी पहले रहता था। सरदार अचानक बोलता है कि तब से 100 साल से ज्यादा समय बीत गया है। उसे एहसास होता है कि दुनियाओं के बीच समय का अंतर बहुत ज्यादा है और अब अपने भाई को ढूंढने का ख्याल लगभग नामुमकिन लगता है। सरदार हल्के से हंसता है, उसे चिढ़ाता है और फिर उसके पिछले इम्तिहानों के बारे में एक अजीब सवाल पूछकर बात बदल देता है। सॉन्ग पलके झपकाता है, उस अनजान शब्द से हैरान होकर। सरदार समझदारी से मुस्कुराता है, यह साफ करता है कि उसका मतलब जिंदगी और मौत के अनुभवों से है और पूछता है कि उसने कितने ऐसे अनुभव झेले हैं। सॉन्ग को अपना पहला अनुभव चमगादड़ बंदर की गुफा में साफ साफ याद आता है। वह सरदार को बताता है कि यह उसका दूसरा अनुभव है। वह कहता है कि वह अपने दूसरे मौत के जाल का सामना करने के लिए तैयार है और अमर राजा के इम्तिहान के लिए गाइडेंस मांगता है। सरदार लापरवाही से हाथ हिलाता है, कहता है कि यह उसका फर्ज है कि वह सब कुछ बताए जो वह जानता है। फिर वह उस इम्तिहान के बारे में बताना शुरू करता है जहां किसी को दूसरों के शरीर में घुसकर उन जानलेवा हालातों को फिर से जीना और उनसे बचना होता है। सरदार बताता है कि हर बार जब कोई मौत के जाल से बचता है तो उसकी आत्मा मजबूत होती है, उसे दैवीय शक्तियां और जादुई इनाम मिलते हैं। वह खुशमिजाज अंदाज में चेतावनी देता है कि बचने में नाकाम रहने या मरने का मतलब तुरंत हार है और इसके नतीजे साफ हैं। अगल-गल बैठे सरदार पूछता है कि क्या लड़का अंदाजा लगा सकता है कि उसका अगला मौत का जाल क्या हो सकता है। सॉन्ग गेम की कहानी के बारे में सोचता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वह सफेद भेड़िए राजा का नाम बोलता है। वह गेम की कहानी पर सोचता है, उसे याद आता है कि गांव मछली भेड़ियों द्वारा खत्म होने वाला था, लेकिन उसके होने से वह नरसंहार नहीं होना चाहिए जब तक कि सफेद भेड़िया राजा न आ जाए। सरदार उसके परेशान चेहरे को देखता है और पूछता है कि क्या आने वाली चुनौती सच में इतनी खतरनाक है। सॉन्ग अपना गुनाह बताने से पहले हिचकिचाता है, यह सोचकर कि क्या उनके आने से इस दुनिया में बर्बादी आ गई है। सरदार मुस्कुराता है और इस विचार को किस्मत का नाम देता है, यह कहते हुए कि शायद उन्हें आपदा को रोकने में मदद करने के लिए भेजा गया था। वह सॉन्ग की ओर मुड़ता है और उसे गार्ड में से एक के रूप में खड़े होने का आदेश देता है और वादा करता है कि वे किसी भी मौत के जाल का एक साथ सामना करेंगे। उसे देखकर सॉन्ग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, यह सोचकर कि सरदार का आशावाद उसे अपने बड़े भाई की याद दिलाता है। दोनों रात के आसमान के नीचे एक साथ हंसते हैं और अब से एक दूसरे का ख्याल रखने पर सहमत होते हैं। उनकी हंसी तब रुक जाती है जब सरदार अचानक जम जाता है।
घबराकर वह सॉन्ग को जल्दी से अपने कान बंद करने के लिए चिल्लाता है। पहाड़ों पर एक हिंसक ऊर्जा फटती है और सरदार एक आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। सॉन्ग का चेहरा भ्रम से डर में बदल जाता है क्योंकि ऊर्जा उसकी नजर को धुंधला कर देती है। पहाड़ कांपते हैं क्योंकि गरज और हलचल की गूंज घाटी में फैल जाती है। कंपन तेज होता जाता है और ऊपर से अजीब गोले गिरने लगते हैं। जब शोर आखिरकार शांत होता है तो दोनों आदमी हांफते हुए हिल गए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। सरदार बताता है कि यह पास की जेल में एक नेक्रो पक्षी से आता है। सरदार सॉन्ग से कहता है कि देर हो रही है और वापस जाने लगता है। उसे कल की ट्रेनिंग के लिए आराम करने की याद दिलाता है। उसके विरोध और बचे हुए सवालों के बावजूद सरदार अलविदा कहता है और रात में गायब हो जाता है। चांदनी रात में अकेला छोड़कर सॉन्ग आसमान को देखता है, यह सोचकर कि क्या उसे सच में आने वाले मौत के जाल का सामना करना पड़ेगा। यह महसूस करते हुए कि यह दुनिया खेल की तुलना में कितनी ज्यादा असली और डरावनी लगती है, वह अपने अगले इम्तिहान का नाम फुसफुसाता है, व्हाइट वुल्फ किंग। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ वह उस प्राणी के हाथों न मरने की कसम खाता है और अपनी ताकत साबित करने का वादा करता है। रात का आसमान पहाड़ों के ऊपर शांत और ठंडा छाया हुआ है। सॉन्ग की पत्नी चुपचाप बैठी है, पूछती है कि क्या परीक्षा खत्म हो गई है। बाहर से एक आवाज उसे जवाब देती है, यह बताते हुए कि लड़का नासमझ और अनुभवहीन है। रिपोर्ट जारी रहती है, उसे हानिरहित और असली खतरा बनने से बहुत दूर बताया जाता है। खबर से खुश होकर महिला अपने अधीनस्थ को अपडेट के लिए धन्यवाद देती है। गर्म पानी में आराम करते हुए वह खुद से सोचती है कि खिलाड़ी को मारने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। एक हफ्ता बीत जाता है और सॉन्ग गांव के जीवन का आदी हो जाता है, धीरे धीरे अपने नए शरीर के साथ तालमेल बिठा लेता है। उसके आराम में अचानक एक कंपन से बाधा पड़ती है जो उसे जगा देता है। बाहर जानी पहचानी सुबह की लड़ाई शुरू होने पर वह चिढ़कर कराहता है। मुखिया की पत्नी गुस्से में गांव में घूम रही है, अपने पति पर फिर से चुपके से बाहर निकलने के लिए बहुत गुस्सा है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब वह उस पर परफ्यूम की बदबू आने का आरोप लगाती है और अपना गुस्सा निकालती है। डरा हुआ मुखिया समझ जाता है कि वह उसके गुस्से से बच नहीं सकता। उसका हमला होता है और मुखिया हवा में उड़ जाता है। दूर से देखते हुए सॉन्ग सिर्फ हो रहे हंगामे पर आंख भर सकता है। वह खुद से बड़बड़ाता है कि गांव के मुखिया की पत्नी किसी भी नेक्रो पक्षी से ज्यादा डरावनी है। जैसे ही उसे लगता है कि हंगामा खत्म हो गया है, उसकी पत्नी चुपचाप कमरे में आती है और उसे उठने के लिए कहती है। वह उसे याद दिलाती है कि गांव की रखवाली करने की उसकी बारी है और उसे जल्दी पहाड़ों पर जाने के लिए कहती है। शहर में 2 घूमने वाली गार्ड टीमें हैं। हर टीम 10 दिनों में शिफ्ट बदलती है। जब कुछ लोग पहरा देते हैं तो दूसरे लोग चुस्त रहने के लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग पहाड़ों पर दौड़ने और वजनदार पुशअप्स के मुश्किल सेट से शुरू होती है। वे पोस्ट स्ट्राइकिंग ड्रिल के साथ जारी रखते हैं। आखिर में टीम के सदस्यों के बीच स्पैरिंग प्रैक्टिस का समय आता है और सॉन्ग का सामना एक लंबे विरोधी से होता है जो उसे खुशी खुशी ग्रीट करता है, जिससे वह घबरा जाता है। वह उसे चेतावनी देती है कि उस पर आसानी न दिखाए, आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जब उसे एहसास होता है कि वह कौन है। उसे समझ आता है कि उसका स्पैरिंग पार्टनर कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया की पत्नी है। निराश होकर वह शिकायत करता है कि उन्होंने जानबूझकर उसे फंसाया होगा। कैप्टन हंसता है, समझाता है कि वह उनकी टीम में अकेली महिला है और उसे उसके साथ जोड़ा गया क्योंकि वह नया है। मैच शुरू होता है और वह उत्सुकता से आगे बढ़ती है जबकि सॉन्ग हिचकिचाता है, आगे क्या होने वाला है, इसका डर उसे सता रहा है। मुखिया की पत्नी अधीर हो जाती है और पहले हमला करने का फैसला करती है, आत्मविश्वास से उसकी ओर बढ़ती है। सॉन्ग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह उस पोज को पहचानता है। वह जबरदस्त ताकत से आगे बढ़ती है, जैसे ही वह पास आती है जमीन हिल जाती है। सॉन्ग मुश्किल से बचता है क्योंकि उसके वार से जहां वह खड़ा था वहां एक गड्ढा बन जाता है। वह अविश्वास से देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी जबरदस्त ताकत एक आम आदमी को कुचल सकती है। इससे पहले कि वह संभल पाता, ऊपर से एक जबरदस्त मुक्का उसकी ओर आता है। वह जम जाता है, प्रतिक्रिया नहीं कर पाता क्योंकि उसका लगातार हमला जारी रहता है। उस पर ताबड़तोड़ वार होने लगते हैं, हर बार पिछले से ज्यादा तेज। वह खुद को संभालता है, उसके रिदम और स्पीड का एनालिसिस करता है और खुद को उसके हिसाब से ढालने लगता है। लेकिन जब उसे अचानक कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। सरदार की पत्नी एक जबरदस्त वार करती है जिसे वह रेकिंग बॉल कहती है, जिससे सॉन्ग पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वार सीधे उसके चेहरे पर लगता है जिससे वह हवा में उड़ जाता है। उसका शरीर मैदान में लुढ़कता हुआ जाता है और उसके टीम के साथी घबराकर इधर उधर भागते हैं ताकि वह उनसे टकरा न जाए। ग्रुप सदमे में देखता रहता है, उन्हें यकीन नहीं होता कि वह इतने जोरदार वार के बाद जिंदा बचेगा। सरदार की पत्नी अपनी आंखें सिकोड़ती है जबकि कैप्टन निराशा जाहिर करता है। मिट्टी में दबा हुआ सॉन्ग बिना हिले डुले पड़ा रहता है, उन्हें लगता है कि वह कई दिनों तक बेहोश रहेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह कराहता हुआ उठता है, उसे गुस्सा आता है कि उसे कितना दर्द हुआ। सरदार की पत्नी उसकी सहनशक्ति की तारीफ करती है और पूछती है कि क्या वह आगे जारी रखने के लिए तैयार है। सॉन्ग मान जाता है, लेकिन मैच फिर से शुरू करने से पहले वह उससे एक सवाल पूछने का फैसला करता है। वह पूछता है कि वह अकेले कितनी मछली भेड़ियों को संभाल सकती है, जिससे वह अचानक इस टॉपिक से हैरान हो जाती है। वह मानती है कि वह मुश्किल से एक का सामना कर सकती है और सिर्फ उनका कैप्टन ही ऐसे जानवर से अकेले लड़ सकता है। सॉन्ग मन ही मन मुस्कुराता है, उसे एहसास होता है कि व्हाइट वुल्फ किंग का सामना करने से पहले उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वह फैसला करता है कि यह उसकी मौजूदा ताकत को मापने का सही मौका है। सांस लेते हुए वह महिला को उसके सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद देता है और अगले राउंड के लिए तैयार होता है। वह खुशी खुशी ऐलान करता है कि एक बार जब वह उसे हरा देगा तो उसका अगला टारगेट कैप्टन होगा। महिला हैरान दिखती है जबकि कैप्टन अविश्वास से उसे घूरता है, सोचता है कि क्या यह बच्चा सीरियस है।
दूसरे आपस में फुसफुसाते हैं, यह कंफर्म करते हैं कि उन्होंने उसे कैप्टन को चैलेंज करते हुए सुना। गुस्साए दर्शक उस पर बहुत ज्यादा घमंडी होने के लिए चिल्लाते हैं और सरदार की पत्नी से उसे सबक सिखाने के लिए कहते हैं। दूर से दूसरों को पहाड़ों से चीखें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। वे शोर सुनते हैं और मानते हैं कि पहाड़ का ट्रेनिंग ग्राउंड अस्त व्यस्त है। उनका लीडर यांग कुछ आदमियों को अपने हाल के शिकार को स्टोर करने का आदेश देता है, जबकि बाकी लोग जांच करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वे वापस युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं और सरदार की पत्नी को देखते हैं। यांग का चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि उसे कुछ अनहोनी का एहसास होता है। वह सरदार की पत्नी को लड़खड़ाते हुए देखता है और वह अविश्वास से हैरान रह जाता है कि वह हारने लगी है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। गुस्सा हावी होने पर उसका संयम टूटने लगता है। गुस्से में आकर वह तेजी से सॉन्ग पर हमला करती है और दूसरे हमले के लिए नीचे आते हुए निराशा में उस पर चिल्लाती है। मुखिया की पत्नी गुस्से में चिल्लाते हुए सॉन्ग पर झपटती है। हमला करने की तैयारी में उसका पूरा शरीर हवा में घूम जाता है। सॉन्ग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, उसकी आंखें चमकती हैं जब वह अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। सही समय पर वह पलटवार करता है, एक सीधा वार करता है जो उसकी गति को रोक देता है। वहां से एक जोरदार शॉक वेव निकलती है और वह तेजी से दूर हट जाता है। जब वह चालाकी से रेत का इस्तेमाल करके उसे अंधा कर देता है तो वह उस पर गंदी लड़ाई लड़ने का आरोप लगाती है। एक बार फिर शांत होकर वह उसे एक दर्दनाक सबक सिखाने की कसम खाती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह उसके चेहरे पर एक और जोरदार वार करता है। दोनों तेजी से एक दूसरे पर वार करते हैं और दर्शक अविश्वास में फुसफुसाते हैं। कैप्टन दूर से देखता है, यह महसूस करते हुए कि सॉन्ग पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर लड़ रहा है। उसे किसी भी लड़ाई के नियमों के बारे में पता नहीं है। वह अपनी नजरें सिकोड़ता है, यह पहचानते हुए कि हालांकि सॉन्ग की रणनीति अपरंपरागत है। जीतने की उसकी लगन किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने असली राक्षसों का सामना किया हो। वह महिला अपनी ताकत को एक जोरदार हमले में लगाती है, दहाड़ती है और उसके नीचे नींद कांपने लगती है। सॉन्ग और भी तेजी से आगे बढ़ता है और आसानी से उसके वार से बच जाता है। सॉन्ग अपनी आंखें सिकोड़ता है और वार का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। सही समय पर वह उसके हमले से बच निकलता है, जिससे भीड़ हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह पूरी तरह से बच गया है। वह अखाड़े में तेजी से दौड़ता है, इतनी तेजी से कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता। वह महिला घूमती है, भ्रमित और गुस्से में धूल में उसके किसी भी निशान की तलाश करती है। एक पल में वह उसके पीछे दिखाई देता है, विस्फोटक गति से आगे बढ़ता है। दर्शक आश्चर्य से जयकार करते हैं, यह महसूस करते हुए कि वह हमला करने के लिए उसके पीछे चक्कर लगा रहा है। वह नीचे झुकता है, उसे एक घूमती हुई पकड़ में ले लेता है। उसे बहुत देर से एहसास होता है कि वह उसे नीचे खींचने के लिए लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। एक जोरदार झटके के साथ वह उसे जमीन पर पटक देता है। सॉन्ग अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है और पूरी ताकत से जोर लगाता है, उसकी बाह को मोड़ता है, जिससे जोड़ों के टूटने की आवाज हवा में गूंजने लगती है। औरत दर्द से चीखती है, घबराकर हार मान लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी बाह टूटने वाली है। अखाड़े में एक हॉर्न बजता है जो मैच खत्म होने का संकेत देता है। रेफरी सॉन्ग को विजेता घोषित करता है, उसका नाम ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंजता है। सॉन्ग गर्व से हंसता है, लेकिन कैप्टन उसे याद दिलाता है कि जीत चालाकी से मिली है, कच्ची ताकत से नहीं। बिना घबराए सॉन्ग एक और राउंड के लिए चुनौती देता है। कैप्टन चुपचाप मजे से देखता है, यह सोचकर कि सॉन्ग उसे उसके जवानी के दिनों की याद दिलाता है। एक आवाज गूंजती है जो सॉन्ग को एक अच्छा बच्चा कहती है। यांग पास आता है, सॉन्ग की अपने सीनियर को चुनौती देने की हिम्मत देखकर हैरान होता है। वह बूढ़े कैप्टन का मजाक उड़ाता है, चिढ़ाते हुए कहता है कि उम्र आखिरकार उस पर हावी हो रही है। कैप्टन गुस्से से देखता है, यांग को अपने मामले से दूर रहने की चेतावनी देता है और उस आदमी के सफेद बालों पर ताना मारता है। जोरदार और मजाकिया हंसी गूंजती है। यांग कैप्टन को ताना मारता है, मजाक उड़ाता है कि उम्र और नरमी ने उसकी कभी की तेज धार को कुंद कर दिया है। वह अपने हालिया शिकार के बारे में शेखी बधारता है, घमंड से हंसते हुए दावा करता है कि उसने 8 जानवरों को मारा है। उसकी हंसी अचानक बंद हो जाती है क्योंकि कोई उसके सिर के पीछे मारता है। वह गुस्से में घूमता है, यह जानने की मांग करता है कि किसने उसे मारने की हिम्मत की। एक और अचानक थप्पड़ पड़ता है, जिससे वह अविश्वास में लड़खड़ा जाता है। सॉन्ग 2 सैनिकों के बीच शरारती मुस्कान के साथ खड़ा है, मासूम होने का नाटक करते हुए उस गुस्से वाले आदमी को उकसा रहा है। गुस्से में वह आदमी सॉन्ग पर बदतमीजी का आरोप लगाता है, जबकि दूसरे लोग उसे मजे से रोकते हैं। यांग कैप्टन से शिकायत करता है, सॉन्ग के ग्रुप को अनुशासनहीन और बदतमीज कहता है। कैप्टन मुस्कुराता है, सुझाव देता है कि यांग खुद नए आए लड़के को सबक सिखाए। चाल समझकर यांग खुद पर गुस्सा करता है, कैप्टन को कोसता है कि वह उसे अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक और बार सीधे आदमी के सिर पर पड़ता है, जिससे वह कुछ देर के लिए अविश्वास में जम जाता है। गुस्से में वह अपनी तलवार निकालता है, उस बदतमीज ब्रैड को सबक सिखाने की कसम खाता है। कैप्टन हल्के आश्चर्य से देखता है, यह महसूस करते हुए कि यांग सच में गंभीर है। एक दहाड़ के साथ वह आदमी आगे बढ़ता है, उसकी तलवार ऊर्जा से चमक रही है। सॉन्ग अकड़ जाता है क्योंकि हमला उसकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आता है। वह अपना हाथ ऊपर उठाता है, आदमी को रुकने के लिए चिल्लाता है। कैप्टन इस नजारे को चुपचाप और उलझन में देखता है। सॉन्ग अपने पीछे से तलवार निकालने की कोशिश करता है। यांग जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है और उसकी तुलना उसके कैप्टन से करता है। वह ताना मारता रहता है, सॉन्ग और जेरी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि कैप्टन की टीम कमजोर लोगों से भरी है। कैप्टन खुद ही आह भरता है, यह महसूस करते हुए कि सॉन्ग की हरकतों ने स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है और उस दृश्य से शर्मिंदा महसूस करता है। सॉन्ग यांग का हाथ पकड़ता है और उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है। सॉन्ग शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और एक बड़ी तलवार की मांग करता है।
साफ तौर पर लड़ाई को एक कदम आगे ले जाने के लिए तैयार है। दूसरे शिकारी सोचते हैं कि वह ऐसी तलवार क्यों मांग रहा है, जबकि वह भाला चलाने के लिए जाना चाहता है। सॉन्ग के सामने जमीन पर एक विशाल तलवार गिरती है। कैप्टन लापरवाही से अपना हथियार देता है, सॉन्ग को याद दिलाता है कि लड़ाई में उसे शर्मिंदा न करे। सॉन्ग चुपचाप तलवार को देखता है और कैप्टन सवाल करता है कि क्या तलवार उसके स्वाद के लिए काफी अच्छी नहीं है। सॉन्ग तलवार की ओर इशारा करता है और एक ऐसी तलवार बदलने के लिए चिल्लाता है जो उसके लिए काफी बड़ी और लंबी हो। उनके आसपास के सैनिक हंसते हैं और चिढ़ाते हैं, सॉन्ग की बातों को डबल मीनिंग में बदल देते हैं, जबकि कैप्टन अविश्वास में आह भरता है। एक विशाल आदमी आगे बढ़ता है, अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी तलवार लिए हुए, और उसे सॉन्ग को देता है। सॉन्ग गर्व से उसे स्वीकार करता है, उसके विशाल आकार पर आश्चर्यचकित होता है, जबकि उसे उसके वजन के बारे में चेतावनी दी जाती है। जैसे ही सॉन्ग उसे पकड़ता है, बल उसे अभिभूत कर देता है, भारी तलवार उसे नीचे खींचती है, जिससे वह आश्चर्य से चिल्लाता है। वह विशाल तलवार को पकड़े रहने के लिए संघर्ष करता है, जबकि दूसरे उसकी अनाड़ी कोशिश पर हंसते हैं। यांग उसके प्रयास का मजाक उड़ाता है, यह सुझाव देते हुए कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि वह मुश्किल से हथियार उठा पा रहा है। सॉन्ग खुद को संभालता है, जिसने उसे तलवार दी थी, उस आदमी को धन्यवाद देता है, लेकिन वह आदमी अपने फैसले पर दोबारा सोचता है। भीड़ देखती है कि वह एक अजीब मुद्रा तैयार करता है। सॉन्ग अपने शरीर को नीचे करता है और अपनी पीठ के पीछे मूठ को पकड़ता है, तलवार को एक असामान्य तरीके से पकड़े हुए। कैप्टन के चेहरे पर पहचान की चमक आती है, जब वह आश्चर्य से बड़बड़ाता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सॉन्ग खुद को तैयार घोषित करता है और यांग को हमला करने की चुनौती देता है। यांग जम जाता है, यह देखकर हैरान है कि सॉन्ग उसे ताना मार रहा है और पहला मौका दे रहा है। गुस्से में यांग आगे बढ़ता है, चिल्लाता है, जैसे ही सॉन्ग अपनी मुद्रा मजबूत करता है। सॉन्ग अपने शरीर को घुमाता है और विशाल तलवार को घूमने वाली गति में घुमाता है। घूर्णन एक चकाचौंध करने वाले बवंडर में बदल जाता है। यांग बचाव में अपनी तलवार उठाता है, खुद को तैयार करता है क्योंकि गरजता हुआ सर्पिल उस पर टूट पड़ता है। यांग को साथ बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी, उसे एहसास हुआ कि सॉन्ग की स्पीड की वजह से उसे दूरी कम करने का मौका नहीं मिल रहा है। शिकारी यांग को पीछे धकेला जाता देख हैरान रह जाते हैं और उनमें से एक विरोध में चिल्लाता है, लड़ाई में इस्तेमाल की जा रही बचाव की रणनीति का मजाक उड़ाते हुए। पहली टीम घमंड से उनसे इसके बारे में कुछ करने के लिए कहती है। जब लड़ाई जारी रहती है तो शिकारी बहस करते हैं कि दूसरा कप्तान लाचार है और हथियार का नुकसान है, साथ ही यह भी बताते हैं कि सॉन्ग जल्द ही चक्कर खा जाएगा। चेतावनियों के बावजूद सॉन्ग आत्मविश्वास से घूमता रहता है और यांग उसे धीमा होते देखकर मुस्कुराता है। बड़ी तलवार हवा में से गुजरती है, जिससे कप्तान अचानक घबरा जाता है। यांग की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि चमकता हुआ ब्लेड खतरनाक रूप से पास से गुजरता है। शिकारी सवाल कर रहे हैं कि वह इतनी भारी तलवार को इतनी तेजी से कैसे घुमा पाया, जबकि कुछ उस पर पहले की लड़ाई का नाटक करने का आरोप लगाते हैं। जैसे ही बड़ी तलवार नीचे की ओर घूमती है, कप्तान को एहसास होता है कि सॉन्ग ने ब्लेड को बीच में ही किक मारकर उसकी गति बढ़ा दी थी। सॉन्ग बार बार शक्तिशाली वार करके हवा में वार करता रहता है। यांग बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हमलों की मिलीजुली ताकत और गति को रोक नहीं पाता। यांग को समझ आने लगता है कि सॉन्ग ताकत के बजाय तकनीक और टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी तलवार एक बार फिर घूमती है, यांग को पूरी तरह से निहत्था कर देती है और उसके ब्लेड को अखाड़े में दूर फेंक देती है। शॉकवेव शांत हो जाती है क्योंकि सॉन्ग तलवार को जमीन पर पटककर उसकी गति रोक देता है। यांग अविश्वास में अपने खाली हाथ को देखता है, यह समझ नहीं पाता कि उसका हथियार छीन लिया गया है, और उसे एहसास होता है कि सॉन्ग के पास एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रतिभा है। और ज्यादा अपमानित न होने के दृढ़ संकल्प के साथ यांग अपनी हिचक छोड़ देता है और गंभीरता से लड़ने की तैयारी करता है। वह अपनी आस्तीन से छिपे हुए ब्लेड निकालता है, जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। भीड़ खुश होती है क्योंकि वे कप्तान की छिपी हुई हथियार तकनीक, उसकी कोहनियों से जुड़े 2 ब्लेड देखते हैं। कप्तान गुस्से से घूरता है, उनकी बकबक बंद कर देता है क्योंकि हवा में तनाव भर जाता है। पीछे से कप्तान यांग को याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन यांग का घमंड इतना ज्यादा है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। यांग की आवाज में गुस्से के साथ वह अपनी आभा निकालता है, नीचे झुकता है क्योंकि उसके चारों ओर ऊर्जा उमड़ती है। सॉन्ग चुपचाप देखता है, अचानक शक्ति में बदलाव को महसूस करता है। एक भारी दबाव उसे घेर लेता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सॉन्ग की सहज प्रवृत्ति चीखती है क्योंकि वह एक ऐसी शक्ति की कल्पना करता है जो एक विशाल कोबरा की तरह उस पर हमला करने के लिए तैयार है। यांग तेजी से आगे बढ़ता है, अपना हमला शुरू करता है। एक विशाल काल्पनिक सांप आगे बढ़ता है। यांग की हरकतें धुंधली हो जाती हैं क्योंकि वह अपने ब्लेड की चमकती लकीरों से हमला करता है, हवा में घूमता हुआ। सॉन्ग गुस्से में खुद को संभालता है और तेज हमलों को रोकता है। यांग की आंखों में तेजी दिखती है, वह सॉन्ग को ताना मारता है। सॉन्ग तनाव में आ जाता है, वह मुश्किल से उस अंधेरे धुंधलेपन को देख पाता है। उनकी टक्कर से एक शॉक वेव निकलती है क्योंकि यांग का बाल बाल चूक जाता है। वह हंसता है, यह सोचकर कि सॉन्ग आगे क्या करने वाला है। यांग सॉन्ग की टेक्निक का जवाब देता है, उसे हैरान करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। इस झटके से सॉन्ग पीछे गिर जाता है, उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराता है। उसके ठीक सामने एनर्जी की एक लहर आती है। यांग की टीम कैप्टन की जीत पर ताना मारती है और शेखी बघारती है। जब वे सॉन्ग का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो कैप्टन अपने बाल बाल बचने पर टिप्पणी करता है, यह समझते हुए कि वह वार सच में कितना खतरनाक था। उसे एहसास होता है कि यांग बहुत आगे निकल गया है। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सॉन्ग सोचता है कि कैसे आखिरी मिनट में शक्ति के एक झटके ने उसे बचाया, जिससे उसे हैरानी होती है कि क्या वह रहस्यमय शक्ति असली शरीर के होस्ट से आई थी। वह अपने अंदर दौड़ रही एनर्जी को देखता है और पिछले मौत के ट्रायल से उसके वजन और पहचान को पहचानता है।
यांग उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या वह हार मानने के लिए तैयार है, जबकि उसकी टीम उसकी ताकत के बारे में शेखी बघारती है। कैप्टन यांग का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि जब उसकी तलवार भी छीन ली गई थी तो शेखी बघारने की क्या बात है। यांग बड़ी तलवार को सॉन्ग की तरफ किक मारता है। सॉन्ग अपने सामने तलवार को देखता है, हैरान होकर। स्थिति की निष्पक्षता को मानते हुए यांग उसे अपना द्वंद्व जारी रखने के लिए आमंत्रित करता है। सॉन्ग की टीम नुकसान को मानती है और जोर देती है कि सॉन्ग हार मान ले। यांग की टीम की हंसी बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने दबदबे के बारे में शेखी बघारते हैं, जिससे दूसरी टीम चिढ़ जाती है। बड़ी तलवार जमीन में गहराई तक धंस जाती है। नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा होकर सॉन्ग अपना हथियार पकड़ता है और चुनौती स्वीकार करता है। यांग अविश्वास से देखता है, यह समझते हुए कि सॉन्ग अब तक खुद को रोक रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है क्योंकि उसकी दिलचस्पी उत्साह में बदल जाती है। सॉन्ग की पूरी ताकत देखने के लिए उत्सुक शिकारी घबराकर देखते हैं, यह समझते हुए कि यांग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। कैप्टन को एहसास होता है कि सॉन्ग के पास अभी भी और भी चालें छिपी हो सकती हैं। यांग सॉन्ग के हाव भाव को देखता है, उसके व्यवहार में अचानक एक बदलाव महसूस करता है जो पूरी तरह से नया लगता है। वह आत्मविश्वास और घमंड के साथ सॉन्ग को ताना मारता है, उसे पहले हमला करने की चुनौती देता है। सॉन्ग अपनी सांसों का अध्ययन करता है, अपने वर्तमान शरीर और उसके अंदर धड़क रही अजीब शक्ति का आकलन करता है। उसे अमर राजा के खिलाफ अपनी जीत से अपनी सबसे निर्णायक चाल याद आती है, यह सोचते हुए कि क्या यह नया रूप इसे संभाल पाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, ऊर्जा फट पड़ती है, वह सब कुछ एक जबरदस्त वार में लगा देता है। उसकी तलवार हवा में लाल रोशनी की एक चकाचौंध भरी लकीर बनाती हुई बहुत तेजी से काटती है। हमला करीब आता जाता है, जिससे यांग को वार झेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। लाल ऊर्जा का तूफान उन दोनों को घेर लेता है। सॉन्ग अराजकता से आगे बढ़ता है, अपने हमले को आगे बढ़ाता है, जबकि यांग बचाव करने के लिए संघर्ष करता है। यांग कोई मौका ढूंढने के लिए हवा में ऊपर उठता है। जब उसे कोई मौका नहीं मिलता तो वह लड़खड़ाकर वापस जमीन पर गिर जाता है। यांग को एहसास होता है कि हर वार जान लेने के लिए किया गया है, जिससे उसे पलटवार करने के लिए कोई समय या जगह नहीं मिलती। अगला वार सीधे यांग के बचाव पर लगता है, जिससे वह दर्द से कराहता है क्योंकि वह वार को झेलता है। तलवार जमीन में गहराई तक धंस जाती है और यांग निराशा में चिल्लाता है, सॉन्ग पर तय संख्या से ज्यादा वार करने का आरोप लगाता है। सॉन्ग एक आखिरी निर्णायक वार की तैयारी करते हुए हवा में ऊंचा कूदता है। वह भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ दहाड़ता है, अपनी सारी शक्ति अपने नीचे आते वार में लगा देता है। यांग हमले का सामना करता है। गुस्सा और एड्रेनालाइन उसे अपनी पूरी ताकत से विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। सॉन्ग मानता है कि वह अभी अपनी गुप्त तकनीक की पूरी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता है। यांग तलवार के सामने जम जाता है, जो उसके चेहरे से कुछ इंच दूर होती है। सॉन्ग सफेद भेड़िए राजा का सामना करने का अपना संकल्प घोषित करता है। अब जब उसे पता है कि उसके पास एक मौका है, तो मुखिया अचानक आता है, उन दोनों को याद दिलाता है कि यह मुकाबला साधारण ट्रेनिंग से बहुत आगे निकल गया है। वह सुझाव देता है कि वे द्वंद्व समाप्त करें और इसे बराबरी पर खत्म करें। शिकारी विस्मय में फुसफुसाते हैं, यह महसूस करते हुए कि लड़ाई रोकने के लिए गांव के मुखिया को भी दखल देना पड़ा। स्टील के म्यान से टकराने की आवाज खामोशी को तोड़ती है। यांग अपने प्रतिद्वंद्वी के संयम की कमी के बारे में बड़बड़ाता है, हालांकि वे दावा करते हैं कि यह मुखिया के लिए था। वह हैरान रह जाता है जब सॉन्ग आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाता है। सॉन्ग ईमानदारी से उसे धन्यवाद देता है, यह स्वीकार करते हुए कि इस तीव्र लड़ाई ने उसे उन शब्दों से कहीं ज्यादा सिखाया है जो कभी सिखा सकते थे। यांग हाथ पर थप्पड़ मारता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। वह ऊपर घूरता है, यह मानने से इनकार करता है कि यह ड्रॉ था और एक बार फिर सॉन्ग को बदतमीज कहता है। कप्तान जबरदस्ती सॉन्ग का सिर पकड़ता है और उसे नीचे दबाता है। सॉन्ग के कैप्टन ने माना कि अगर यांग ने खुद को नहीं रोका होता तो सॉन्ग हार जाता। दोनों टीमों ने झुककर कैप्टन को सबक और कड़ी ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद दिया। मुखिया ने तालियां बजाईं, उनके सहयोग और एकता की तारीफ की, जो गांव की बढ़ती ताकत की निशानी थी। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने उस रात उनके प्रयासों का जश्न मनाने के लिए एक रस्म का ऐलान किया और सभी से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। शिकारी उत्साह से चिल्लाए, एक और त्योहार के बारे में सुनकर खुश थे। सॉन्ग उनकी खुशी देखकर हैरान था, उसने पूछा कि वे बलिदान को लेकर इतने खुश क्यों हैं। उसका साथी हंसा और समझाने लगा कि यह रस्म वैसी नहीं है जैसा सॉन्ग सोच रहा है। बाद में त्योहार के दौरान एक मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिर गया। अलाव के चारों ओर शिकारी जोर शोर से जश्न मना रहे थे, कसम खा रहे थे कि सूरज उगने तक पीना बंद नहीं करेंगे। जैसे जैसे वे एक दूसरे को चिढ़ाते और अपने कप ऊपर उठाते, हंसी और तेज होती गई। सॉन्ग उनकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था और चुपचाप अपनी ड्रिंक का मजा ले रहा था। सोच में डूबा हुआ उसने अपने कप से एक घूंट लिया, यह सोचकर हैरान था कि गांव के नीचे ऐसी छिपी हुई जगह कैसे हो सकती है। उसकी नजरें उसके सामने की विशाल गुफा पर उठीं और उसने हैरानी से कहा कि यही गांव के नाम की वजह होगी। पास में दोनों कैप्टन शांत बातचीत कर रहे थे, सॉन्ग के अप्रत्याशित हुनर को मान रहे थे। यांग ने मजाक में सॉन्ग को अपने साथ ले जाने का सुझाव दिया, जिस पर उसे साफ इनकार मिला। इस बीच सॉन्ग ने पूछा कि कैप्टन उस मामले को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं जिस पर उन्होंने पहले बात की थी। उसके साथी ने समझाया कि दोनों कैप्टन का एक जटिल अतीत है जो उनकी जवानी के दिनों से जुड़ा है, जिसमें दुश्मनी और कड़वाहट थी जो तब और गहरी हो गई जब सॉन्ग के कैप्टन की पत्नी इसमें शामिल हो गई। यांग की आवाज हंसी के बीच से आई, उसने पूछा कि क्या गपशप आखिरकार बंद हो गई है। ग्रुप घबरा गया और जोर से माफी मांगने लगा क्योंकि कैप्टन की डरावनी मौजूदगी से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रस्म बड़े लाल क्रिस्टल के नीचे शुरू हुई, जब सभी उसके सामने सम्मान से घुटने टेककर बैठ गए। गांव इन पत्थरों की माइनिंग और ट्रेडिंग से फलता फूलता है जो इस इलाके में शांति बनाए रखते हैं। लोग गहरे लाल क्रिस्टल को एक पवित्र देवता की तरह मानते हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा काली है क्योंकि पत्थर को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए खून चाहिए। मुखिया प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और विशाल क्रिस्टल पर चढ़ावा चढ़ाया।
खून लाल सतह में समा गया और क्रिस्टल धड़कने लगा और जोर से चमकने लगा। जल्द ही आसपास के क्रिस्टल एक साथ झिलमिलाने और गूंजने लगे। उनकी चमक सुरंगों से गुजरती है, जिससे गुफा रोशन हो जाती है। गुफा की छत से लटकते चमकते क्रिस्टल शिकारियों को हैरान कर देते हैं, क्योंकि वे इस लुभावने नजारे की तारीफ करते हैं। कप्तान एक शांत पल बिताते हैं, दोनों अपने आसपास की सुंदरता से अभिभूत हैं। यांग लाल क्रिस्टल को गहराई से देखता है, उसकी चमक से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगरबत्तियां धीरे धीरे जल रही हैं। क्रिस्टल के सामने प्रसाद सावधानी से रखे गए हैं और शिकारी सम्मान देने के लिए लाइन में लगते हैं। कप्तान सबसे पहले वेदी के सामने घुटने टेकता है। एक शिकारी कप्तान से पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, और वह जवाब देता है कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। यांग शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाता है, घर पर इंतजार कर रही उसकी पत्नी के बारे में मजाक करता है। कप्तान इतराते हुए जवाब देता है, परिवार होने की खुशी के बारे में शेखी बघारता है और यांग की अकेली जिंदगी का मजाक उड़ाता है। मजाक बहुत ज्यादा हो जाता है और यांग गुस्से से लाल हो जाता है, जबकि बाकी लोग उसके आसपास हंसने लगते हैं। बाद में दो शिकारी दरवाजे पर खड़े होकर त्योहारों में शामिल न हो पाने के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, जबकि बाकी सब जश्न मना रहे हैं। उनमें से एक आराम करने का सुझाव देता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी सुबह तक चलेगी। अनाज के गोदाम के अंदर अनाज और सामान के ढेर के बीच परछाइयां हिलती हैं। यांग की टीम ने जिन जीवों को पहले पकड़ा था, वे जमीन पर बेजान पड़े हैं। अचानक जानवर की आंखें झपकती हैं, जिससे कई चमकती लाल पुतियां दिखाई देती हैं। भयानक जानवर जोर से हिलता है, उसके पंजे जमीन को फाड़ते हुए वह अपनी नींद से जागता है। उसके अंग फड़कते हैं जैसे ही उसका शरीर हिलना शुरू करता है। लाल आंखें अंधेरे में जलती हैं, जैसे ही जीव पूरी तरह जागते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अनाज के गोदाम के दरवाजे उड़ जाते हैं और दो शिकारी जमीन पर बेजान पड़े होते हैं। और तबाही के बाद सन्नाटा छा जाता है। एक छायादार आकृति अंधेरे से बाहर निकलती है, जो होने वाला है उसके इंतजार में बड़बड़ाती है। वह आकृति तेजी से वहां से चली जाती है। एक शांत घर के बाहर कप्तान की बेटी सोचती है कि उसके जन्मदिन पर उसके पिता क्यों नहीं लौटे। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, यह कहते हुए कि शायद वह हमेशा की तरह उसके लिए कोई तोहफा चुन रहा होगा। यह सोचकर लड़की खुश हो जाती है। बाहर से एक अजीब आवाज गूंजती है, जो उनका ध्यान खींचती है। दूर कप्तान खुशी खुशी चल रहा है, अपनी बेटी के लिए कड़ी मेहनत से ढूंढा हुआ तोहफा पकड़े हुए। उसकी पत्नी और बेटी बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। छोटी लड़की उसके देर से आने की शिकायत कर रही है। जमीन जोर से हिलती है, जैसे ही लाल जलती आंखों वाला एक विशाल जानवर गांव पर उतरता है। उनकी झोपड़ी के ऊपर से एक जीव उन पर मंडरा रहा है। जैसे ही जानवर जोर से हमला करता है, लड़कियां सदमे में ऊपर देखती हैं। कैप्टन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने का नजारा देखता है। धमाकों और हमलों की आवाजें घरों में गूंजती हैं। जब उसे पता चलता है कि गांव पर हमला हुआ है, तो उसे सदमे में एहसास होता है। वह घबराकर आगे दौड़ता है, उम्मीद करता है कि बहुत देर न हो गई हो। चट्टानों के बहुत अंदर से विशाल जीव अपने पंजों से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलता है। कैप्टन की पत्नी जानवर के विशाल चेहरे के सामने खड़ी है। वह कांपते हाथों में हथियार पकड़े अपनी बेटी को भागने और मदद के लिए बुलाने के लिए चिल्लाती है। जैसे ही बच्ची हिचकिचाती है, वह जीव आगे बढ़ता है और भयानक ताकत से उसकी मां से टकराता है। लड़की डर के मारे चिल्लाती है, क्योंकि उसकी मां जमीन पर गिर जाती है। औरत सांस लेने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि जीव का मुंह उसके करीब आता है। एक आखिरी हरकत के साथ राक्षस उसे ऊपर उछालता है और अपना मुंह खोलता है, उसे खाने के लिए तैयार। हवा में एक तेजी से हलचल होती है। कैप्टन आगे बढ़ता है, जानवर का सिर साफ काट देता है और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वह अपनी मौजूदगी से उसे सुरक्षित महसूस कराता है। वह दर्द से अपने स्मी हाथ को पकड़ती है, यह महसूस करते हुए कि काटने वाली जगह पर जहर लगा था। जैसे ही कैप्टन यह देखता है, उसे एहसास होता है कि जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। बिना समय बर्बाद किए वह खुद को तैयार करता है और उसे बचाने के लिए कड़ा कदम उठाने की तैयारी करता है। उसकी चीख रात में गूंजती है, जब वह करता है जो करना जरूरी है। पीछे से उसे एक गुर्राहट सुनाई देती है। कटा हुआ जानवर जोर से हिलता है, जिससे कैप्टन हैरान होता है कि वह अभी भी कैसे हिल पा रहा है। वह अविश्वास से देखता है, उस राक्षस को पहचानता है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही मार डाला था। डरकर उसे एहसास होता है कि अगर ये सभी जिंदा हुए जीव वही हैं जिन्हें उन्होंने एक बार पकड़ा था, तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। त्योहार में वापस दूसरे बिगड़े हुए जानवर हिलते हैं। शिकारी खुशी खुशी अपनी ड्रिंक्स उठाते हैं। वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, हंसते हैं और डींगे मारते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को तब तक पीने की चुनौती देते हैं जब तक कि सिर्फ एक खड़ा न रह जाए। ग्रुप और ज्यादा शोर शराबा करने लगता है, उल्टी करने के बाद भी जारी रहता है। शोर से दूर सॉन्ग चुपचाप पीता है, यह देखकर मजे ले रहा है कि दूसरे लोग कमजोर शराब से कितनी आसानी से नशे में हो गए। वह जानवर से अनजान बैठा है, जो उसे खाने की तैयारी कर रहा है, जबकि वह कहता है कि रात कितनी शांत है। जानवर सॉन्ग और उसके साथी के ऊपर चक्कर लगाता है। एक पल में उसके सामने खून के छींटे पड़ते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसका साथी उसका नाम बुदबुदाता है। उसका शराबी साथी सोंग के देर तक बाहर रहने पर मजाक करता है, उसे पता नहीं होता कि उसका हाथ पहले ही गायब हो चुका है। उसकी आवाज लड़खड़ाती है और वह गिर जाता है, जबकि दूसरे नशे में हंस रहे होते हैं। हंसी तब रुक जाती है जब हवा में एक परछाई तेजी से गुजरती है और शिकारियों में से एक से टकरा जाती है। जैसे ही वे एक मछली भेड़िया देखते हैं, भ्रम फैल जाता है और शिकारी अविश्वास में बहस करते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जरूर शराब की वजह से उनकी नजर धुंधली हो रही है। अचानक मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। सोंग हरकत में आता है, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा होता है और वह जानवर की ओर छलांग लगाता है। उसका वार सही लगता है, हथियार सीधे जीव की आंख में चला जाता है। वह खुद को जानवर की ओर फेंकता है, जिससे जीव उसके साथी को छोड़ देता है।
सोंग दूसरों को जगाने और यह एहसास दिलाने के लिए चिल्लाता है कि उन पर हमला हुआ है। हैरान शिकारी आखिरकार खतरे की ओर मुड़ते हैं। मछली भेड़िया अचानक सोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। शिकारियों में से एक बीच में आता है और सोंग तक पहुंचने से पहले ही राक्षस पर हमला करता है। शिकारी वार करने के लिए तैयार होकर छलांग लगाता है। गार्ड अपने हथियार तैयार करते हैं क्योंकि उनमें से एक सभी को फिर से जिंदा हुए जानवर के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। जैसे ही दूसरों को स्थिति बिगड़ने से पहले गांव के मुखिया को अलर्ट करने के लिए कहा जाता है, दहशत फैल जाती है। विशाल जीव बाहर निकलता है जो शिकारियों से घिरा होता है जो उसे काबू करने की बेताब कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोंग को बाहर जाकर स्थिति देखने का निर्देश देता है। शिकारी दूसरे दस्ते के सदस्य की ओर मुड़ता है जो लड़ने के लिए रुकने पर जोर देता है। सोंग बाहर गूंज रहे शोर की ओर सुरंग में दौड़ता है। उसका मन अपने गिरे हुए साथियों की यादों में खो जाता है, जिससे वह निराशा में कोसता है। उसे एहसास होता है कि स्थिति किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो गई है और वह इसे एक जानलेवा खेल की शुरुआत के रूप में पहचानता है। उसके नए साथियों की यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं और उसे पछतावा होता है कि चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गईं। बचे हुए लोग डर के मारे दौड़ते हैं, भेड़िए की वापसी के बुरे सपने और उनकी लापरवाही से हुई तबाही के बारे में चिल्लाते हैं। कदमों की आवाज आती है, पूछते हैं कि अभी किस पर हमला हुआ था। मुखिया की पत्नी 2 सदस्यों की मौत की खबर देती है और शिकारी दुख जताते हैं कि वे कितने जवान थे। शिकारी अपनी आंखें सिकोड़ता है जब उसे अपने सामने कुछ महसूस होता है। वह सुरंग में आगे देखता है। जमीन कांपती है क्योंकि एक विशाल शक्ति सुरंग से टकराती है, जिससे शिकारी सदमे में पीछे हट जाते हैं। एक शिकारी भयानक नुकीले दांतों का सामना करते हुए डर के मारे गिर जाता है। सोंग उन्हें आवाज देता है, पूछता है कि वे क्यों रुक गए और उन्हें अभी जाने के लिए कहता है। उसके शब्द अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। सामने अंधेरे में विशाल जानवर जोर से सांस छोड़ता है। शिकारी डर से देखते रह जाते हैं, उनमें से एक कांपने लगता है। वह जीव अजीब तरह से गुर्राता है, उसकी आवाज गुस्से और पागलपन के बीच बदल रही थी। सोंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वह उस डरावनी आवाज को पहचानता है। वह एक बार फिर सबको रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। सुरंग एक डरावनी गूंज से भर जाती है, एक तेज हवा का झोंका रास्ते से गुजरता है। राक्षसी अंग हवा में तेजी से घूमते हैं, शिकारियों पर हमला करते हैं और उन्हें दर्द से चीखने पर मजबूर कर देते हैं। सोंग खुद को संभालता है क्योंकि हमला बाल बाल उससे चूक जाता है। कोहरे से 2 विशाल जानवर निकलते हैं, उनकी आंखें शिकारियों पर टिकी होती हैं। वे डर से समझते हैं कि और भी जीव आ गए हैं और सोचते हैं कि कितने गांव में घुस आए हैं। सोंग गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाता है, यह जानते हुए कि वे बाहर मौजूद जीव के हाथों मरे बिना बच नहीं सकते। वह अपने सामने के जानवरों को देखता है और तय करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। वह तय करता है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि पहले उन सभी को खत्म कर दिया जाए। इस बीच अपने घर में उसकी दादी उसकी गैर मौजूदगी के बारे में चिंता करती है, जबकि उसकी पत्नी बूढ़ी औरत को दिलासा देती है और बाहर जाकर देखने की पेशकश करती है। एक भेड़िया पास में मंडरा रहा है, जबकि सोंग की पत्नी अपनी दादी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका घर को हिला देता है, जिससे दोनों औरतें चौंक जाती हैं। एक ही पल में वह जीव एक जबरदस्त ताकत से उड़ जाता है जो उस पर हमला करती है। घायल जानवर धीरे से कराहता है, उसका शरीर खून से भरा हुआ था। एक चमकता हुआ भाला एक औरत की परछाई के साथ दिखाई देता है। धुंध छंटती है और सोंग की पत्नी हाथ में हथियार लिए खड़ी दिखाई देती है। वह तबाही का जायजा लेती है और गांव पर छाए गंभीर हालात को देखती है। वह पहाड़ों से गुजरती है और नीचे से एक परछाई उसकी ओर आती है। मुखिया जमीन पर उतरता है और खबर देने के लिए दौड़ता है कि मारे गए जानवर फिर से जिंदा हो गए हैं और गांव में तबाही मचा रहे हैं। वह उसे बताता है कि उसे शक था, जिससे वह सावधानी बरत सका, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं है कि शहर बच पाएगा या नहीं। सोंग की पत्नी शांत रहती है, उसे यकीन दिलाती है कि किस्मत हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। वह अपने पति के बारे में पूछती है और मुखिया बताता है कि वह अभी भी गुफा के अंदर है। उसका लहजा गंभीर हो जाता है, वह कहती है कि अगर यह मौत के जाल की शुरुआत है तो यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुखिया कहता है कि अब जिंदा रहना पूरी तरह से सोंग की किस्मत पर निर्भर करता है। गुफा में वापस आकर सोंग जानवर का सामना करते हुए जोर से दहाड़ता है। वह आगे बढ़ता है और जानवर पर जोरदार वार करता है। राक्षस दर्द से कराहता है और जमीन पर गिर जाता है। थके हुए आदमी खड़े हो जाते हैं। गिरे हुए प्राणी के ऊपर राहत मिली कि आखिरकार यह लगातार लड़ाई खत्म हो गई है। वे कहते हैं कि जानवर हालांकि तेज थे, लेकिन उनमें असली ताकत की कमी थी और वे उतने डरावने नहीं थे जितने वे पहली बार दिखे थे। ग्रुप अपनी चोटें देखता है और महसूस करता है कि ज्यादातर घाव हल्के हैं और आसानी से ठीक हो सकते हैं। सोंग अपनी छोटी सी चोट पर ध्यान देता है, लेकिन बेचैन हो जाता है। वह डर जाता है, उसे लगता है कि स्थिति संदिग्ध है। शिकारी फिर से इकट्ठा होने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि बाहर का विशाल जीव अभी भी उनका रास्ता रोके हुए है, जबकि छोटे वाले फिर से जिंदा हो रहे हैं। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि राक्षस समझदारी से काम कर रहे होंगे, शायद गांव में घुसने के लिए मरने का नाटक कर रहे हों। इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, उनमें से एक अचानक चीखता है और बेकाबू होकर उल्टी करने लगता है। दूसरे लोग हैरानी से देखते हैं, इससे पहले कि उन्हें भी वैसी ही बेचैनी महसूस होने लगे। सोंग घबराकर चारों ओर देखता है क्योंकि हर कोई उल्टी करने लगता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है। अंदर से एक भयानक धड़कन महसूस होती है। फुसफुसाहट उनके दिलों पर हावी हो जाती है। एक गहरी चीख उनके मुंह से निकलती है, जैसे ही अनदेखी शक्ति उन पर हावी होती है। दूसरे लोग जोर से कांपने लगते हैं, उनके शरीर मुड़ने लगते हैं जैसे ही भ्रष्टाचार उन पर हावी होता है। गांव में वापस चीखें गूंजती हैं जैसे ही मछली भेड़िया आता है।
एक शिकारी अपना निशाना साधता है, दौड़ते हुए जानवर को देखता है। कमांडर अपने आदमियों को ढाल उठाने और हमले के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाता है। सैनिक मजबूती से खड़े रहते हैं, सीधे जीव से टकराते हैं। मशालें जलती हैं जैसे ही वे एक साथ आते हैं। आग जैसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। जलता हुआ जानवर एक धमाके के साथ फट जाता है। एक पहरेदार मीनार से एक गार्ड देखे गए जानवरों की संख्या गिनता है। जब कुल संख्या पहले बताई गई संख्या से मेल नहीं खाती तो वह भ्रमित हो जाता है। अपनी दूरबीन से वह दो आकृतियों को इलाके में तेजी से चलते हुए देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वे कप्तान के घर की ओर जा रहे हैं। अंदर कप्तान अपनी घायल पत्नी की देखभाल करता है और अपनी छोटी बेटी को उसकी रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि वह गांव की रक्षा करने जाता है। बेटी अपना सीना पकड़कर उससे न जाने की विनती करती है। मछली भेड़ियों के बारे में सोचकर कांपते हुए वह उसे भरोसा दिलाता है कि गांव की रक्षा करना कप्तान के तौर पर उसका कर्तव्य है और उसे अपनी ताकत याद दिलाता है। अचानक पास में एक धमाका होता है जिससे उसे तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। एक भयानक मछली भेड़िया जोरदार दहाड़ के साथ आगे बढ़ता है। कप्तान की आंखों में गुस्सा भर जाता है जैसे ही वह पलटवार करने की तैयारी करता है। उसका हमला सीधे जानवर पर लगता है। वह उसकी छाती पर एक लात मारता है, एक को दूसरे में धकेल देता है। पूरी ताकत लगाकर वह जानवरों को काट देता है और उन्हें टुकड़ों में बांट देता है। जानवर के शरीर के टुकड़े उसके चारों ओर बारिश की तरह गिरते हैं। वह मजबूती से खड़ा रहता है, उस परछाई को घूरता है जो उसके घर पर हमला करने की हिम्मत करती है। उसे विश्वास नहीं होता, जिस जीव को उसने अभी मारा था वह पूरी तरह से ठीक होकर फिर से खड़ा हो जाता है। कैप्टन जम जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और परछाई दिखाई देती है। दो जानवर उठते हैं और दहाड़ते हैं। चारों ओर से घिरे होने पर वह आखिरकार अपने दुश्मनों की प्रकृति को समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये राक्षस कितने भी गंभीर घाव क्यों न हो फिर से जिंदा हो सकते हैं। फिर भी वह हर कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करने का वादा करता है। चांद चमकता है जैसे ही कैप्टन आगे बढ़ता है और अंधा कर देने वाले वारों का तूफान ला देता है। लेकिन जैसे ही एक भेड़िया फिर से ठीक होता है वह अपने दांत पीसता है, यह महसूस करते हुए कि उसके हमलों की धार कम हो रही है। थकान हावी होने लगती है क्योंकि यह अंतहीन लड़ाई उसे थका देती है। हर वार के साथ निराशा बढ़ती जाती है। वह सांस लेने के लिए हांफता है, खुद को सीधा रखने की कोशिश करता है, इस डर से कि उसका परिवार दूर से देख रहा है, वह गिर न जाए। पहाड़ों में कहीं और एक आकृति बैठी है और कैप्टन को उसके रास्ते में आने के लिए दोषी ठहराती है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह मारने का अपना इरादा जाहिर करता है। गुफा के अंदर शिकारी दर्द से चिल्लाते हैं क्योंकि उनके शरीर पर कब्जा कर लिया जाता है। उनकी हरकतें बेकाबू हो जाती हैं क्योंकि वे पागलों की तरह हमला करते हैं। उनकी आंखें गुस्से और पागलपन से चमक रही हैं। अराजकता फैल जाती है क्योंकि शिकारी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रहस्यमयी आवाज सॉन को अपने अंदर दबे हर गुस्से को बाहर निकालने के लिए उकसाती है। उसे अपने भाई की याद आती है जो अंगड़ाई ले रहा था और उसे नमस्ते कर रहा था। सॉन का भाई उलझन में मुड़ता है जब वह सॉन को फर्श पर बैठकर गेम खेलते हुए देखता है। उसका भाई उसे जगा हुआ देखकर सदमे में आ जाता है, जबकि सॉन सिर्फ इस बात पर शेखी बघारता है कि अब वह मछली भेड़ियों को ज्यादा आसानी से हरा सकता है। उसका भाई खिड़की की ओर इशारा करता है, यह दिखाते हुए कि सुबह हो चुकी है। बेपरवाह सॉन तेज धूप को एक विशाल चांद समझ लेता है, जबकि उसका भाई अविश्वास से घूरता है। सॉन घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह पूरी रात गेम खेल रहा था और उसे अपने माता पिता के गुस्से का डर लगता है। उसे बाहर भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत मान लेता है कि उसके माता पिता उसे ढूंढने आए हैं। गेम कंट्रोलर तुरंत जमीन पर फेंक दिया जाता है क्योंकि उनके पिता गुस्से में अंदर आते हैं और उन दोनों को समय बर्बाद करने और पूरी रात बाहर रहने के लिए डांटते हैं। सॉन के पिता उसके भाई को छिपने और बुरा असर डालने के लिए दोषी ठहराते हैं। लेक्चर जारी रहता है जिसमें उनकी पसंद पर निराशा और इस बात पर अविश्वास होता है कि कोई भी गेमिंग या स्ट्रीमिंग करके गुजारा कर सकता है। सॉन गुस्से में आ जाता है और अपने भाई का बचाव करते हुए चिल्लाता है कि उसका भाई फेलियर नहीं है। गुस्से से भरकर वह अपनी आजादी का ऐलान करता है, परिवार की उम्मीदों को ठुकराता है और अपनी पसंद और सपनों के हिसाब से जीने की कसम खाता है। पिता का गुस्सा फूट पड़ता है, वह टेबल से एक कैन उठाता है, इस बात पर गुस्सा होकर कि बेटे ने हिम्मत करके जवाब दिया। कैन हवा में ही फट जाता है। बड़ा भाई सॉन्ग के लिए आई चोट को खुद पर ले लेता है, ड्रिंक उसके सिर पर गिर जाती है, जबकि छोटा भाई डर के मारे उसके पीछे छिप जाता है। छोटा भाई सदमे में देखता रहता है, अपने भाई को पुकारता है। बड़ा भाई शांति से जवाब देता है, अपने पिता को इतनी आसानी से गुस्सा होने पर ताना मारता है। वह सॉन्ग से कहता है कि मजबूत रहो, अपने इरादे पर कायम रहो और दूसरों की बातों से कभी मत डगमगाओ। गुफा में वापस आकर सॉन्ग ऊपर देखता है, शक और डर से परेशान। एक शैतानी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसे बिना झिझक के मारने के लिए उकसाती है। वह दर्द से चिल्लाता है, उस आवाज को चुप कराने के लिए लड़ता है जो उसे सता रही है। चूहा मास्टर आता है, उसका मजाक उड़ाता है और ऐलान करता है कि उसका पतन अभी शुरू हुआ है। उसकी आंखें तेजी से खुलती हैं जब सॉन्ग बिजली की तेजी से मुक्का मारता है। वार सीधे सॉन्ग के अपने चेहरे पर लगता है। मास्टर अविश्वास में देखता है, यह महसूस करते हुए कि सॉन्ग खुद को मार रहा है। सॉन्ग लगातार खुद को मारता रहता है, मुक्के तेजी से चलते हैं। वह दर्द से हांफता है, अपना गला पकड़ता है और उसका शरीर कांपता है। जोर से वह जमीन पर गिर जाता है। खून से लथपथ और हांफते हुए वह खुद को संभालता है, अचानक कुछ समझता है। सॉन्ग होस्ट के रूप में अपनी असली पहचान का ऐलान करता है। आखिरकार अपनी ताकत को महसूस करते हुए वह सोचता है कि उसने अब तक कभी भी उस अपार शक्ति को नहीं समझा था जो होस्ट होने के साथ आती है। वह अपने पिछले सभी संघर्षों, सजाओं और मुश्किल पलों को याद करता है जिन्होंने उसके इरादे को मजबूत बनाया।
अंधेरे से घिरा वह उस आवाज के सामने मजबूती से खड़ा होता है जो उसे ताना मारती है। एक शैतानी आवाज गूंजती है, उसके दिल पर अपना हक जताती है। अंधेरी लताएं उसके चारों ओर लिपट जाती हैं, उसे धीरे धीरे खा जाती हैं। आवाज उसे ताना मारती है, उसे धीरे धीरे खाने का वादा करती है। वह विरोध में जवाब देता है और जैसे ही वह अंधेरे का विरोध करता है उसके अंदर शक्ति दौड़ जाती है। रोशनी की एक चमक निकलती है जो कंट्रोल किए गए शिकारी का ध्यान खींचती है। इस अफरातफरी के बीच चूहा मास्टर सदमे में देखता है। जैसे ही धमाका शांत होता है उसे हैरानी से पता चलता है कि सॉन्ग ने पुनर्जन्म हासिल कर लिया है। घूमता हुआ लाल कोहरा फीका पड़ जाता है और सॉन्ग के बदलाव के बाद का नजारा पीछे छोड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है जब वह ऐलान करता है कि असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली है। एक तेज वार हवा में होता है। मछली भेड़िया स्टील के नीचे दो टुकड़ों में बंट जाता है। थके हुए और सतर्क फाइटर्स खुद को संभालते हैं क्योंकि वह जीव एक बार फिर जिंदा हो जाता है। पसीना टपकता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी पहले ही थकान से गिर गया है। लीडर सुरंग की ओर देखता है, उम्मीद करता है कि दूसरे मदद लेकर वापस आ गए होंगे। गुफा एक पल के लिए शांत हो जाती है। दो भ्रष्ट शिकारी अचानक सुरंग से दौड़ते हुए आते हैं। लीडर मुड़ता है, यह देखकर हैरान होता है कि सब मदद लाने के बजाय पीछे हट रहे हैं। लीडर उलझन में चिल्लाता है, यह समझने की कोशिश करता है कि वे हिंसक तरीके से उसकी ओर क्यों दौड़ रहे हैं। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, उनमें से एक उस पर हमला कर देता है। भ्रष्ट शिकारी झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है। अभी भी उलझन में वह जवाब मांगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथी उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। उसके चेहरे के पास एक बूंद तरल पदार्थ टपकता है। जैसे ही जानवर करीब आता है उसे एहसास होता है कि वह मरने वाला है। जानवर दहाड़ते हुए झपटता है और लीडर अपनी किस्मत मान लेता है। अचानक सौंद आता है और आगे बढ़कर जानवर को जोर से लात मारता है। वह भ्रष्ट शिकारी के पास जाता है और लीडर को उसकी पकड़ से आजाद कराता है। लीडर खुद को संभालता है और पीछे देखता है। सॉन्ग, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है, एक शरारती मुस्कान के साथ अपने दुश्मन पर कंट्रोल कर लेता है। वह मजाकिया अंदाज में अपने नए साथी को एक्शन में आने का आदेश देता है और पागलों जैसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। सॉन्ग अपने हैरान दुश्मन का मजाक उड़ाते हुए आखिरी बार करता है। वह एक साथी की ओर मुड़ता है जिस पर हमला हो रहा था। सॉन्ग हवा में उछलता है, एक किक मारता है जिससे उसका दुश्मन उड़ जाता है। उसके साथी देखते हैं और अविश्वास से घूरते हैं, यह महसूस करते हुए कि सॉन्ग ही एकमात्र ऐसा है जो भ्रष्ट नहीं हुआ है। वे बेचैनी भरी नजरें एक दूसरे से मिलाते हैं, अपने सामने के अराजक दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक शक्तिशाली शक्ति गुजरती है, सॉन्ग उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने स्थिति संभाल ली है और उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है, जबकि वह अकेले जानवर का सामना करता है। दोनों एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन बिना सवाल किए उसके आदेश का पालन करते हैं। सॉन्ग जानवर से सीधे टकराता है, उसका वार उसके चेहरे पर जोर से लगता है। राक्षस के ऊपर खड़े होकर सॉन्ग कहता है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह एक अपरकट से जानवर को हवा में उड़ा देता है और जल्दी से उसका पीछा करके टारगेट पर हमला करना जारी रखता है। हवा में कूदने से पहले वह जल्दी से अपना हथियार पकड़ता है, जानवर पर एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है, जानवर को पीछे हटने का कोई मौका नहीं देता। जोर जोर से हंसते हुए वह लड़ाई में और गहराई तक उतर जाता है। उसके साथी घबराकर देख रहे थे, उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह जीव जल्द ही फिर से जिंदा हो जाएगा। सॉन्ग ने चिंता को नजरअंदाज कर दिया। खतरे से बिल्कुल बेफिक्र, अपनी तलवार ऊपर उठाकर उसने हमेशा के लिए उसे खत्म करने का इरादा जाहिर किया। एक जबरदस्त वार से उसने राक्षस को कई टुकड़ों में काटने के लिए नीचे की ओर कई बार किया। वह जोर से मुस्कुराया, जानवर को इतने क्रूर हमले से उबरने की चुनौती दे रहा था। उसकी हंसी गुफा में गूंज रही थी। उसके साथी एक दूसरे को बेचैनी से देख रहे थे, यह सोचने लगे कि क्या सॉन्ग खुद अभी भी कंट्रोल में है। सॉन्ग ने अपना हथियार जमीन पर पटक दिया। जोर जोर से सांस लेते हुए उसने अपनी पकड़ ढीली की और मान लिया कि लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। जानवर के टुकड़ों से अंधेरी ऊर्जा की लपटें उठने लगी। सॉन्ग अविश्वास से देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि वह जीव अभी भी जिंदा है। उसने देखा कि उसके सामने भंवर के बीच में एक काली तरल बूंद घूम रही है। वह काला तरल पदार्थ तेजी से घूम रहा था, एक भयानक रूप ले रहा था। सॉन्ग ने उस खून को भेड़िए की शक्ति का स्रोत पहचाना और अंदाजा लगाया कि जानवर को उसी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। मुस्कुराते हुए उसने घोषणा की कि यह शक्ति उसके लिए पोषण के अलावा कुछ नहीं है। उसने जल्दी से उस तरल पदार्थ को पी लिया और एक चीख निकाली। दोनों शिकारी अविश्वास से देखते रहे जब सॉन्ग ने काला तरल पदार्थ निगल लिया। सॉन्ग का चेहरा एक शैतानी मुस्कान में बदल गया जब उसने और शक्ति के लिए अपनी भूख की घोषणा की। गांव में वापस कप्तान अराजकता के बीच हाँफ रहा था। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, यह महसूस करते हुए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान जा सकती है। उसने भेड़ियों की अनियमित हरकतों को देखा और उसे शक हुआ कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। उसे एहसास हुआ जब उसने उनके फिर से जिंदा होने को खून के कंट्रोल से जोड़ा। अपनी ताकत इकट्ठा करके वह दुश्मन की ओर बढ़ा। हमला करने के लिए तैयार, उसने श्राप के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। अपने कमजोर शरीर के बावजूद जादू को खत्म करने के लिए दृढ़। उसने एक आवाज सुनी जो उसे इसे निगलने का आदेश दे रही थी। जैसे ही उसने आज्ञा मानी, उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं क्योंकि अंधेरी ऊर्जा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। द्वेष की एक लहर जोर से फूट पड़ी। उसके परिवार के विचारों से चिपके हुए, भ्रष्टाचार से लड़ते हुए उसकी आंखों में निराशा भर गई। लाल आभा फैल गई क्योंकि उसकी चीखें अराजकता में गूंज रही थीं। ऊर्जा हवा में दरारें डाल रही थी और पूरे इलाके में सांप की तरह फैल रही थी। उसने आखिरकार भ्रष्टाचार का स्रोत ढूंढ लिया। नरक के अंदर से एक आकृति उठी। उस आकृति को एहसास हुआ कि कप्तान ने एक मौलिक दिव्य क्षमता को जगाया है।
सिर्फ इच्छा शक्ति से साधना में कदम रखा। भीड़ देखकर कैप्टन घबरा जाता है और चिल्लाता है। भेड़ियों से घिरा हुआ कैप्टन डर के मारे समझ जाता है कि दुश्मन उसी के गांव का कोई है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। उसे एहसास होता है कि दोनों जानवर उसकी पत्नी और बेटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जमीन से अचानक एक धमाका होता है। कैप्टन सही समय पर पहुंचकर अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और उसे अफरा-तफरी से बचाता है। जब वह अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है तो उसे जमीन पर एक लाश पड़ी दिखती है। जब उसे पता चलता है कि वह उसकी बेटी है तो उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो जाती हैं। जवान लड़की बेजान पड़ी है और धुंध में एक आकृति दिखाई देती है। यांग सामने आता है। उसकी आंखें बड़ी और भावहीन हैं। कैप्टन की आंखों में पहचान की चमक आती है और वह सदमे में यांग का नाम बुदबुदाता है। यांग की आंखें लाल हो जाती हैं और वह कैप्टन की बेटी पर हमला करने के लिए अपना हथियार उठाता है। कैप्टन गुस्से से चिल्लाता है, यांग को रुकने के लिए कहता है। यांग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। 30 साल पहले पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही थी। एक आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था, अपनी तलवार ऊंची करके वह अपने दुश्मनों को मारने की धमकी दे रहा था। दूसरा आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा है, आंखें बड़ी हैं और मौत की चमकती धार उसकी गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन उसी पल एक और योद्धा उस वार को रोक देता है। दोनों आदमी जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे जल्लाद चौंक जाते हैं। घबराहट में आवाजें टकराने लगती हैं क्योंकि वे बताते हैं कि यांग और कैप्टन आगे हैं। वापस वर्तमान में एक भीगी हुई तलवार कैप्टन की बेटी के ऊपर लटक रही है। कैप्टन अपनी बेटी के ऊपर कमजोरी से घुटनों के बल बैठता है। तलवार उसकी पीठ में घुस जाती है। वह यांग से अपने परिवार को बख्शने की भीख मांगता है, उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। यांग मुस्कुराता है, यह बताते हुए कि उसके परिवार को खतरा सिर्फ उसे इस जानलेवा जाल में फंसाने का चाह रहा था। घमंड में वह कैप्टन की वफादारी का मजाक उड़ाता है और घोषणा करता है कि वह सब कुछ हासिल करेगा जिसकी उसने कभी रक्षा की थी। कैप्टन को आखिरी वार देने के बाद वह घटनास्थल से भाग जाता है। कैप्टन गिर जाता है, जमीन पर गिरते ही उसका नाम हवा में गुम हो जाता है। यांग पहाड़ों से भागता है, इस बात से राहत महसूस करता है कि सबसे बड़ा खतरा अब टल गया है। वह सफेद भेड़िए के राजा के साथ अपने गठबंधन का जश्न मनाता है, पहले से ही खुद को गांव का नया शासक मान रहा है। अचानक उसका घमंडी आत्मविश्वास डगमगा जाता है जब वह आगे कुछ देखता है। जब वह एक विशाल गिरे हुए भेड़िए के ऊपर सॉन्ग को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। यांग ने ताना मारा और तय किया कि वह सॉन्ग को भागने नहीं देगा। कुछ देर पहले सॉन्ग पावर के तूफान के बीच खड़ा था, अपनी बढ़ती ताकत में डूबा हुआ था। उसके साथी हैरानी से देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या वह आखिरकार पागल हो गया है। अचानक सॉन्ग के चेहरे के हाव भाव कंफ्यूजन में बदल गए। उसने अपने मुंह से लिक्विड थूक दिया। तरल पदार्थ लाल चट्टान पर छलक गया, जिससे उसके साथी तुरंत भ्रमित हो गए। पवित्र पत्थर बढ़ती ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करने लगा। सॉन्ग ने देखा कि पत्थर उसी तरह खून सूखने लगा था जैसा कि अनुष्ठान के दौरान हुआ था। वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसके सामने कौन सी शक्ति जाग रही है। उसने अपनी तलवार मुठ से पकड़ी। एक दहाड़ के साथ उसने चट्टान को 2 हिस्सों में काट दिया और उसके साथी चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सॉन्ग को रोकने के लिए दौड़े, चिल्लाते हुए कि वह कुछ ऐसा न करे जिसे ठीक न किया जा सके। वे उससे विनती करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि क्रिस्टल उनके पवित्र विश्वास का प्रतीक है। सॉन्ग पलटवार करता है, यह तर्क देते हुए कि उनके विश्वास को एक ऐसे हथियार में बदला जा सकता है जो उनके दुश्मनों का सामना करने के लिए काफी शक्तिशाली हो। वह उन्हें एक अल्टीमेटम देता है कि या तो वे अपने विश्वास की रक्षा करते हुए मर जाएं या इसे इस्तेमाल करके जीवित रहें। दोनों शिकारी चुपचाप खड़े रहे और फिर सहमति में सिर हिलाया। सम्मान के साथ फैसले को स्वीकार किया। लाल क्रिस्टल में दरार पड़ गई और सॉन्ग ने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया, पवित्र सामग्री बर्बाद करने के बारे में दूसरों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए। बचे हुए हिस्से से उसने एक विशाल गहरा लाल ब्रॉडस्वॉर्ड उठाया और हथियार के वजन और ताकत की प्रशंसा की जैसे कि वह सिर्फ उसके लिए बनाया गया हो। गांव का भाग्य उनके हाथों में होने की घोषणा करते हुए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। बिना किसी झिझक के वह गुफा से बाहर निकल गया। उसके साथी घबराकर हिचकिचाए, यह सोचते हुए कि उसके नक्शे दम पर चले या सजा का जोखिम उठाएं। उनकी चर्चा तब छोटी हो गई जब अचानक एक और शिकारी उनके साथ शामिल हो गया और अपना हथियार मांगने लगा। नए जागे हुए शिकारी ने एक विशाल हथौड़ा चलाने और युद्ध में खुद को साबित करने का इरादा घोषित किया। प्रोत्साहित होकर दूसरे उत्साह से अपने हथियार चुनते हैं, लड़ाई में शामिल होने और नायक बनने के लिए उत्सुक। कुछ ही देर बाद तीनों पूरी तरह से हथियारों से लैस खड़े थे, हर कोई लाल क्रिस्टल से बना हथियार पकड़े हुए था। शिकारियों में से एक ने गर्व से घोषणा की कि उसका विशाल हथौड़ा पूरा हो गया है। उसके साथी अविश्वास से उसे देखते रहे जब उसने एक बहुत बड़ा हथियार उठाया जो जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा था। लाल क्रिस्टल उनके पीछे चुपचाप खड़ा था, उसका एक बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल हो चुका था। जमीन हिल गई जब विशाल हथौड़े को उसके वजन और ताकत का परीक्षण करने के लिए नीचे पटका गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, समूह ने लड़ाई के निशान देखे और महसूस किया कि घात के बारे में सॉन्ग सही था। वे सावधानी से गुफा के पास पहुंचे, यह देखते हुए कि न तो जानवर और न ही सॉन्ग कहीं दिखाई दे रहे थे। भ्रमित होकर उन्होंने इलाके का जायजा लिया, यह सोचते हुए कि उनका साथी कहाँ चला गया है। आसमान में एक काला बवंडर बनता है और नीचे के लोग सदमे में ऊपर देखते हैं, तूफान को देखकर चिल्लाते हैं। पलक झपकते ही बवंडर नीचे गिरता है और जमीन से टकराता है।